ये बताओ इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी हमेशा, या हमेशा पॉजिटिव होगी, या कभी नेगेटिव होगी कभी पॉजिटिव होगी, ये सोच के देखो आप। ये कभी हाँ, यानी ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो यानी जीरो हो सकते हैं ये। ए बी सी तीनों इक्वल हो गए तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, बट नेगेटिव नहीं होगी, यानी कि ये जो वैल्यू है ना ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, तो इसको हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव वैल्यू। कभी भी स्क्रीन अभी आ जाएगी स्क्रीन। स्क्रीन अगर नहीं आ रही ना किसी बच्चे के पास, एक बार रीज्वाइन कर लो, वो आ जाएगी स्क्रीन। तो एक बस बात ये आपको ध्यान रखनी है कि इसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव होती है। फिर उसके बाद ये वैल्यू जीरो कब होगी, हमने अभी सीखा कि ए बी और सी तीनों क्या होंगे, इक्वल। अगर ये तीनों इक्वल हो गए ए और बी और सी, तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। फिर उसके बाद एक ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इस फॉर्मूले को नोट कर लो, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसको हम अभी हमने सीखा है कि हम क्या लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हमने सीख लिया कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखो आगे फॉर्मूले, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब आपसे ना ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ये वाली वैल्यू जीरो कब होगी। इसकी वैल्यू जीरो हमेशा तो नहीं होगी, अपने को ये पता है, लेकिन जीरो हो सकती है तीन कंडीशन के अंदर। या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो गया तो आपको पता है कि ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इसका फैक्टर है। या फिर आप ये कह दो कि ए बी और सी तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। दूसरी कंडीशन ये होगी, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, और तीसरी कंडीशन सोचो क्या हो सकती है आपकी, ये कंप्लीट भी आपको कह सकता ना कि ये जीरो हो जाए कंप्लीट। या तीसरी कंडीशन में ये होता है, इनका मतलब सबका एक ही है, बट एग्जामिनर मान लो आपको ये तीन कंडीशन दे दे और फोर्थ ऑप्शन हो आपका ऑल ऑफ दीज, तो फिर इस तरह से अपने को पता होना चाहिए कि इन तीनों कंडीशन के अंदर ही इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये सारी चीजें काम आएगी, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा यूज होगा इस एक आइडेंटिटी का। उसके बाद हम है ना इन आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं पहले। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, फाइंड करनी है अपने को इसकी वैल्यू। इतना लेंथी क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में दिखे, सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा इसका ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। यहाँ से बी माइनस सी और सी माइनस ए कट जाएगा, ए माइनस बी बच गया, ऊपर ए माइनस बी का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का क्यूब। इसी तरह से बी माइनस सी का होल क्यूब और सी माइनस ए का होल क्यूब। अब आप खुद ट्राई करो 1 मिनट का टाइम लेके कि इस न्यूमिनेटर को हम क्या लिख सकते हैं। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है 3ab। कब, जब a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, जीरो। तो आप देखो इसको आप कैपिटल ए मान लो अपने माइंड में, इसको कैपिटल बी मान लो, इसको कैपिटल सी मान लो, तो इन तीनों का सम जीरो है। अगर ये सम जीरो है तो आप इस पूरी एक्सप्रेशन को जो न्यूमिनेटर में लिखी हुई है देखो क्या लिख सकते हो, है ना। आप खुद से एक बार ट्राई करके देखो इसको 20-30 सेकंड के लिए कि इसको क्या लिखोगे और फिर इसका क्या आंसर आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम में बस इसको आगे हम जितना लिखेंगे उतना टाइम खराब होएगा। आप लिखना नहीं है अपने को, बस अपने को माइंड में सोचना है कि इसको हम क्या लिख के और फिर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, 3 × ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। बस इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना कि ये ए माइनस बी है, इसको आप कंप्लीट को ए मान लो, इसको बी और इसको सी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की फॉर्म बन गई है, ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। और इसको हम लिख सकते हैं 3abc। कब, जब ए बी सी का सम जीरो हो। देखो इन तीनों का सम हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो इसको मैंने लिख दिया 3 × ए × बी × सी, और नीचे है ही अपना ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनली 3। तो इसकी एक एप्लीकेशन तो जो है ना इस तरह के क्वेश्चंस में यूज होती है। और बस आपको अभी से ना ये आदत डालनी है, एग्जाम में ये लिखना नहीं है कुछ भी। अभी से आप सोचना स्टार्ट कर दो माइंड में कि ये चीज़ हम एग्जाम में नहीं लिखेंगे, बिना लिखे ही इसका जो है ना आंसर निकालेंगे, क्योंकि फिर टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। उसके बाद ये छोटा सा क्वेश्चन है एक, इफ x प्लस 1/x की वैल्यू 10 है तो अपने को वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है ना, इसकी दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बस। जो ज़्यादातर बच्चों से मिस्टेक होती है वो ये क्या है, उसका आंसर बच्चे 100 बता देते हैं, बट 100 तो नहीं आएगा, क्योंकि जब हम परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, और ये आप समझते हो ये कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपना 98 आ जाएगा, ये प्लस का 2 उधर आके माइनस हो जाएगा। तो अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो इसमें, जैसे मान लो एक क्वेश्चन और हम फटाफट करते हैं, एक्स प्लस 1 बाई एक्स अगर इक्वल टू 17 हो तो आप बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा। हर एक के अंदर यही पैटर्न चलने वाला, देखो इस नंबर का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे तो हर बार यही आएगी ना, यहाँ पे तो हर बार यही एक्सप्रेशन आने वाली है। इधर 10 की जगह 100 आ गया, 17 की जगह 289 आ जाएगा, ये प्लस 2 हर बार उधर जाके क्या होगा, माइनस 2 होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 287। इसी तरह से मान लो एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 21 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा। अब देखो अगर ये 21 आ गया तो इसका आंसर क्या होगा, 438 या 439, 439 हो जाएगा ना। हाँ, 21 का स्क्वायर कर दो और माइनस में आपको 2 करना है, 439। एक तो ये प्लस पे आता है और दूसरा क्वेश्चन आपका आ जाएगा, अब इसमें माइनस आ जाएगा। देखो इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, वैल्यू हमेशा प्लस की ही पूछी जाएगी, क्योंकि हमें पता है जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे आपको पता लग गया ऑब्जर्वेशन से कि यहाँ -2 आएगा, और ये -2 हर बार उधर जाएगा तो +2 देगा, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 27। अब जैसे एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर और करते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 16 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा, ये कितना होगा आपका देख लो। तो आप 16 का 258 कर दो, 258 आंसर आ गया बस। उसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको 0 दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 दे रखा है सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप 1 मिनट का टाइम लेके खुद ट्राई करो कि इसका आंसर क्या आएगा। अब इसे देखो ऐसी छोटी छोटी हैबिट डाल लो कि अपने को बिना कोई हेल्प लिए अगर इस क्वेश्चन को पेपर में फर्स्ट टाइम आएगा तब भी तो आपको सोचना पड़ेगा, ये तो है नहीं कि हर क्वेश्चन को हम छोड़ते जाएंगे। तो आप सोच के देखो कि इस क्वेश्चन को क्या हम कर सकते हैं। फॉर्मूले आपको ये पता है, मान लो ये आइडेंटिटी का यूज करो आप, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को लिखो और फिर जो जो वैल्यू आपको गिवन है वो इसमें पुट करो, देखो फिर कहाँ पे आप आके आप अटकोगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा ही क्वेश्चन हमसे ना सोल्व ना हो, कुछ पार्ट उसका सोल्व हो जाएगा, कुछ पार्ट में हम अटकेंगे, फिर हमारे को ये पता लगेगा कि कहाँ पे हमारे से मिस्टेक होती है। तो आप इसकी आइडेंटिटी को जब ओपन करोगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ, ये हो गया। अब उसके बाद वैल्यू पुट कर दो, देखो a प्लस बी प्लस सी जब 0 दे रखा है तो ये तो पूरा 0 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 10 दे रखा है। हाँ देखो देखो इसको, अच्छा अब है ना मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, एग्जाम में आपसे ये पूछा गया है, अब बच्चा क्या करेगा, मान लो बार बार ये लिखेगा, टाइम खराब होएगा, आप इसको अपने दिमाग में एक बार के लिए x मान लो, तो मैं इसको x लिख देता हूँ यहाँ से, तो आप देखो कितना आसान हो गया, 2x प्लस 10 0 हो गया, x की वैल्यू आपको पता लग गया ना, -5 आएगी। अब देख लो कहाँ पे मिस्टेक करी आपने, सिर्फ फॉर्मूला अपने को खोलना है, जैसे आप फॉर्मूला लिखोगे ना आपको पता लग जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है अपने पास, आंसर -5 आ गया। इस फॉर्मूले से देखो ये 0 दे रखा है, इसकी वैल्यू 10 दे रखी है, 10 लिख दी मैंने, और 2 इंटू ये निकालना है आपको, इसको मैंने एक बार के लिए x बोल दिया, तो 2x प्लस 10 आ गया, x की वैल्यू आ गई -5। तो हमें बस ये बातें सीखनी है कि इसको हम हर बार यही नहीं लिखेंगे, जो चीज़ आपको निकालनी है ना, जो एक्सप्रेशन, आप उसको कोई नाम दे दो x y z, और फिर बार बार अपने को वही लिखना है उसमें। अब ये क्वेश्चन है, जैसे इसको देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। इसमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये दे रखा है 10, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको जो निकालना है वो देखो बहुत अच्छी एक्सप्रेशन है, इसका तो फॉर्मूला हम जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है इसका फॉर्मूला। अपने को क्या क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं है अपने पास, इसको ऐसे का ऐसे लिख दो, और ये तो दे रखी है ना अपने को 10, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 10। मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे रहा हूँ और ये मेरा आंसर है। अब आप बताओ आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए। आप सोच के देखो कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है मैथमेटिक्स में जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देता है अपने को, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे आके हम अटक गए। अब सोचो कि ये कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा इस फॉर्मूले से, ए प्लस बी प्लस सी है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
और 2 इंटू ये दे रखा है आपको कितना 10। अब फटाफट देखो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 25 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये आ गया 5। इसकी वैल्यू फटाफट यहाँ पुट कर दो, 5 माइनस 10, तो 5 इंटू माइनस 5, आंसर आ गया अपना माइनस का 25, ये आ गया बस। हाँ देखो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद कर लो, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फिर मैंने क्या कहा, इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 5, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी तो मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपने को दे रखा ना 10, तो ये माइनस 10 हो जाएगा ये। और फिर हम ये वैल्यू निकालना चाहते हैं, और ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र हमेशा ही आपको इस फॉर्मूले से मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से। बस मैंने इसका फॉर्मूला अप्लाई किया और फिर जो जो वैल्यू गिवन थी उसको पुट करके ये निकाल दिया मैंने, और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, आंसर आ गया। यानी आपको जो निकालना है ना, सबसे पहले आप उसकी एक्सप्रेशन की आइडेंटिटी लिख दो, फिर आपको कोई ऐसी टर्म पे आप आके अटक जाओगे जिसकी वैल्यू नहीं दे रखी क्वेश्चन में, फिर आपको ये दिमाग लगाना है कि वो टर्म कहाँ से मिलती है, और फिर उसकी आइडेंटिटी लगा के वो टर्म वहाँ से ढूंढ लो। मतलब ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक, अगर आ गया तो बस, इससे डिफिकल्ट नहीं आएगा आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। अब ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, p प्लस क्यू की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, p रेज टू पावर 4 प्लस q रेज टू पावर 4 दे रखा है 271, आपको p q निकालना है। तो आप सोचो स्टार्टिंग कहाँ से करोगे क्वेश्चन की, आप बस ये दिमाग लगाओ कि क्या इसकी जो है ना स्टार्टिंग करोगे आप। आपको किसका फॉर्मूला पता होता है, आप ये देखो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो आप, ए स्क्र प्लस बी स्क्र का फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्र माइनस 2ab। क्योंकि मुझे ना ये दे रखा है क्वेश्चन में p की पावर 4 प्लस q की पावर 4, तो आप इसमें इसको ऐसे लिख लो ना, p स्क्र का होल स्क्र और प्लस q स्क्र का होल स्क्र इक्वल टू 272। अब आप देखना, p स्क्र को आप अपने दिमाग में एक बार के लिए a मान लो, कैपिटल A, q स्क्र को अपने दिमाग में एक बार कैपिटल B मान लो, तो ये फॉर्मूला बन गया ना a स्क्र प्लस बी स्क्र का। अब आप इसको ओपन करो एक बार फॉर्मूले को, और देखो कहाँ पे पहुंच जाओगे। फिर आप इसका फॉर्मूला जब ओपन करोगे तो ये क्या होता है, देखो इसको एक बार अगर कंफ्यूजन ना हो आपको तो ये a और b लिख देता हूँ मैं, तो ये क्या बन गया अपना a स्क्र प्लस बी स्क्र बन गया। और फिर ये क्या लिखते हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्र, यानी कि a का मतलब p स्क्र, b का मतलब q स्क्र, इसका होल स्क्र, और माइनस में 2 इंटू a इंटू बी। ये ध्यान से देखना, a इंटू बी, a यहाँ पे p नहीं है, p स्क्र है, और b जो है ना q स्क्र है, इक्वल टू 272। अब आप ये सोच लो क्वेश्चन में आपको चाहिए क्या, क्वेश्चन में आपको पी क्यू की वैल्यू चाहिए, तो मतलब ये तो अपने को परेशान नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो वैल्यू चाहिए मेरे को। अब और अपने को क्या खत्म करना है इस क्वेश्चन से, पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र खत्म करना है, और पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र का तो फॉर्मूला जानते हो आप, ये होता है पी प्लस क्यू का होल स्क्र और माइनस में 2pq। देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया, बस आप जैसे अपनी आइडेंटिटी खोली ना, आपको पता लग गया कि ऐसे सोल्व होगा। अब ये है, अब आप देख लो कि क्या तो अपने को चाहिए और किसकी वैल्यू अपने को दे रखी है क्वेश्चन में। ये पी क्यू की तो वैल्यू अपने को चाहिए, तो ये तो पी क्यू का होल स्क्वायर हो गया, ये भी कोई परेशानी नहीं करेगा क्योंकि ये अपने को चाहिए लास्ट तक। ये p प्लस क्यू, और p प्लस क्यू देख लो क्वेश्चन में 2 दे रखा है आपको, तो ये कितना हो गया अपना 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2pq का होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 272। अब आप दिमाग लगाओ कि आपको पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन से कैसे निकाल सकते हो, इस इक्वेशन से पी क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, है ना, पी क्यू को अपने माइंड में एक बार के लिए एक्स मान लो, लेट कर लो पी क्यू इज इक्वल टू एक्स, और फिर सोल्व करके देखो इस क्वेश्चन को, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और उसको सोल्व कर लो। आप क्या करो, ये वाला क्या, देखो एक बार पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र को मैंने लिखा ना, पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र क्या होता है, पी प्लस क्यू का होल स्क्र माइनस 2pq। इसको खोलेंगे ना, पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस 2pq प्लस 2p से माइनस 2p कट जाएगा, और फिर यही बच जाएगा अपने पास, है ना, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये वाला फॉर्मूला ए स्क्र प्लस बी स्क्र का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्र माइनस 2ab। ये बहुत जगह यूज होएगा अपना। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, पी क्यू को एक बार के लिए x मान लेता हूँ, तो ये इक्वेशन देखो ऊपर वाली क्या बन गई, 4 माइनस 2x इसका होल स्क्र और माइनस 2। अच्छा ये देखो ये x नहीं है, ये एक्स स्क्र हो जाएगा ना, ये एक्स स्क्र। तो अब आपको लग रहा है ना कि ये तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी, और x में क्वाड्रेटिक बनेगी तो x की वैल्यू अपने को निकालनी आती है, तो इसको सोल्व कर लो, ए स्क्र प्लस बी स्क्र और माइनस के 16x माइनस 2x स्क्र इक्वल टू 272। एक बस क्रॉस इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4x स्क्र में से 2x स्क्र माइनस करोगे आ गया 2x स्क्र, और ये कितना आ गया अपना माइनस के 16x, और 16 अकेला बच गया, और ये 272 इधर आके माइनस कर दो इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके चाहो तो काट दो, माइनस का 8x
और ये कितना आ गया अपना 256 और 2 से डिवाइड करोगे 128। 128 जैसे ही आपके माइंड में आता है, आपको पता है ना 16 8 जा होता है 128, और 16 और 8 से ये भी लाया जा सकता है, तो प्लस का 8 होगा और माइनस के कितने होंगे 16 होंगे। फैक्टर आपको जल्दी जल्दी बनाने आने चाहिए। तो x प्लस 8 और x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई देख लो यहाँ से, एक आ गई -8 और एक आ गई 16, और x ही क्या था, pq था ना, x ही तो pq था, तो pq की दो वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन में 16 और -8। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। हाँ जी बताओ क्या कर रहे हो। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा भाई, ये माइनस आएगा, तो बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या शायद आंसर पे। ठीक है, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ठीक है, माइनस ही आएगा क्योंकि मैंने 16 -8 और -16 किए, तो ये -8 आएगा ना। हाँ ठीक है, आंसर यही आएगा, और इसकी जगह -128 कर दो। तो अब देखो ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको ये दे रखा है, लिखा हुआ है ऐसे, ये x² + 1/x² माइनस 5x माइनस के 5/x प्लस 6 इक्वल टू 0, और आपको ना x निकालना है, क्या होगा x। तो आप ध्यान से देखो, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते कुछ भी, इसमें से -5 कॉमन ले ले, तो ये क्या बनेगा आपका x प्लस 1/x बन गया, प्लस में 6 इक्वल टू 0। जब भी ऐसी इक्वेशन आएगी ना, बस हमेशा याद रखना, इस x प्लस 1/x को आप कोई नया वेरिएबल पुट कर दो y। अगर आप इसको y पुट करोगे तो ये तो y बन गया, ये बोलो क्या बनेगा, ये x तो रहना नहीं चाहिए ना क्वेश्चन में। तो इसका दोनों तरफ क्या करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो आपको लग रहा है ना कि ये तो y² - 2 बनेगा। मैंने अभी आपको बताया था कि स्क्वायर करके इधर +2 आएगा तो उधर जाके -2 आएगा, यानी कि ये एक्सप्रेशन बनेगी y² - 2 और -5, ये क्या बन गई y + 6। अब देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, y में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई, तो y² - 5y + 4 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, एक 1 आ गई और एक 4, बट अपने को y नहीं चाहिए, अपने को तो x चाहिए। तो दोबारा से x पे आओ, x प्लस 1/x की वैल्यू एक बार कितनी आ गई 1, और x प्लस 1/x की वैल्यू एक बार आ गई 4। अब आप इसको देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करोगे, x से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि +1 हो जाएगा इक्वल टू क्या आ गया x, x² - x + 1। आप फटाफट बताओ इस इक्वेशन के कितने रियल रूट है, देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। इस इक्वेशन के कितने रियल रूट होंगे, क्या लग रहा है आपको, कोई हो गया क्या, डी निकालो, डी। डी क्या होता है, b² - 4 इंटू a इंटू सी, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो नो रियल रूट्स। तो यानी कि यहाँ से तो कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। एग्जाम में आपसे ना सॉल्यूशन नहीं पूछे जाते कभी भी कि इसके कौन कौन से सॉल्यूशन है। एग्जामिनर आपसे ये चाहेगा कि उसको कॉन्सेप्ट पता हो, टाइम बच्चे का वेस्ट ना हो, वो सिर्फ आपको ये पूछेगा कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, हाउ मैनी रियल। हाँ बताओ, हाउ मैनी, इसके कितने सॉल्यूशन है। देखो इसको आपने x प्लस 1/x को जैसे ही y माना, तो इसका स्क्वायर करके मैंने स्क्वायर किया, x² + 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू y² प्लस 2 को उधर ले गए -2, तो इसको मैंने y² - 2 लिख के y की दो वैल्यू निकाल दी। y को फिर से हम क्या मानेंगे, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू 1। तो ये क्वाड्रेटिक होगी। क्वाड्रेटिक चैप्टर में हमने पढ़ा है कि अगर d उसका नेगेटिव आ गया तो रियल रूट होते ही नहीं। अच्छा, इसका d कितना होगा, x² + 1 इक्वल टू 4x, तो x² - 4x + 1 इक्वल टू 0। तो इसके रूट तो आप निकाल ही लोगे क्योंकि इसका d नेगेटिव नहीं आएगा, d क्या आएगा आपका पॉजिटिव। तो कितने रियल रूट्स होंगे, दो रियल रूट्स। रियल रूट्स कैसे निकालते हैं, वो तो क्वाड्रेटिक है, अब आप निकाल ही सकते हो। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, दो रियल रूट इस क्वेश्चन के आएंगे। और ये मत समझना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। देखो x² से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगी, 4 डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो 4 डिग्री की इक्वेशन के रूट 4 होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि चारों के चारों रियल हो, उसमें से कितने भी रियल हो सकते हैं। और रियल रूट्स जो होंगे वो इवन नंबर में होंगे, या तो 2 होंगे या फिर 4 के 4 होंगे, क्योंकि 3 रियल रूट नहीं हो सकते। अगर रियल रूट 3 होंगे तो इमेजिनरी कितना होगा, 1। और इमेजिनरी रूट कभी भी अकेला नहीं होता, वो पेयर में लाई करता है। अगर एक रूट 2 + 3 आइटा होगा तो दूसरा रूट 2 - 3 आइटा पक्का होगा। तो इसके दो ही रियल रूट्स हो सकते हैं। अब ये, हाँ जी बोलो क्या कह रहे हो बेटा। हाँ ओके, देखो y की वैल्यू आ गई ना, तो अपने पास y की वैल्यू आ गई, लेकिन क्वेश्चन में जो वेरिएबल यूज किया गया ना वो क्या है, x। आपसे ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। सॉल्यूशन का मतलब कभी भी आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो उसका मीनिंग होता है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन दैट क्वेश्चन। तो वेरिएबल यहाँ पे x है, तो सॉल्यूशन पूछ रहा है, इसका मतलब हमसे वो x की वैल्यू जानना चाह रहा है। लेकिन हमने जो वैल्यू निकाली है वो y की निकाली है। y तो कहीं क्वेश्चन में था ही नहीं, है तो हमने हेल्प के लिए y को इंट्रोड्यूस किया एक बार के लिए। तो y निकल गया 1 और y निकल गया 4।
और y की जगह मैं वापस से क्या लिखूंगा, देखो x प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स, और फिर उसके बाद तो ये बन गई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, रियल कितने होते हैं, वो आपको सब पता है क्वाड्रेटिक से। उसके बाद ये तो थे अभी तक अपने स्क्वायर के अंदर क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्यूब का यूज हो गया। आपको x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है और एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब पूछ लिया आपसे, तो आप क्या कर दो, दोनों तरफ क्यूब कर दो। आप क्यूबिंग बोथ साइड करके देखना एक बार क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और इंटू क्या होता है ए प्लस बी और इक्वल टू 4 का क्यूब यानी कि 64। अब निकालना है इसका आंसर। अब इसको सोल्व करके और आंसर निकाल दो फाइनल कितना हो गया अपने इस क्वेश्चन का। कैलकुलेशन खुद करने की कोशिश करो, है ना। ये तो अपने को चाहिए ही एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, और ये कितना हो गया 3, ये एक्स एक्स कट गया। अच्छा ये ध्यान से देखो ये क्या है, इसको इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि इसको क्या लिखे। ये तो क्वेश्चन में दे रखा था ना अपने को, ये 4 दे रखा था, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख दो आप, 4 लिख दो। एक्स क्यूब प्लस, हाँ 62 आंसर आ जाएगा, है ना। 64 माइनस 12 यानी 52 आ गया, 52। अब आप इसमें ना एक चीज़ ऑब्जर्व करो, मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको ताकि पेपर में आपको कुछ लिखना ना पड़े। एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर 5 आ गया तो बताओ एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या आएगा। आप इस चीज़ को ध्यान से देखो कि यहाँ पे आप कर क्या रहे हो बार बार से, ये 3 फिक्स है, यहाँ पे आना ही आना है, और यहाँ पे जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई में 3 के साथ वो कौन सा नंबर आएगा जो ये वैल्यू आपको दे रखी है, यानी कि 3 इंटू 110 आ गया, है ना। यानी आप ये कह रहे हो 5 का क्यूब कर दो और माइनस कर दो यहाँ पे 3 इंटू दिस नंबर, तो यानी कि 125 माइनस 15 110 आएगा, है ना। तो बस जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे ना तो ऑब्जर्वेशन स्किल हमारी बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो x प्लस वन बाई एक्स आपका 7 है, तो बताओ एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा, ये बता दो फटाफट से आप इसका आंसर। 322 आ गया क्या, 322, हाँ 322 आ जाएगा ना, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343 और इसमें से 3 टाइम्स ऑफ 7 कर दो तो 21 322 आ गया बस आंसर। बस इसी को मैंने है ना जनरल करके, जनरलाइज रिजल्ट करके इसका लिखा हुआ है कि x प्लस वन बाई एक्स अगर a के इक्वल हो तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा, देखो a क्यूब माइनस में 3a, माइनस में 3a, और अगर यहाँ पे माइनस दे रखा हो आपको तो माइनस की वैल्यू पूछी जाएगी, तो यहाँ पे आपको पता है वो माइनस 3a भी आएगा, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस 3a भी, यानी प्लस 3 भी हो जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 4 है, तो बताओ आप एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा। वही दोनों तरफ आप क्यूब कर दो, फॉर्मूला अप्लाई करना है सिर्फ, तो इसका आंसर क्या होगा, इस 4 का क्यूब, बस ये याद रख लो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, कितना प्लस करें इस नंबर, हाँ इस नंबर का 3 टाइम्स, है ना। तो 64 प्लस में 12 76। एल्जेब्रा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पेपर में आ गया ना तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। उसके बाद देखो आगे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये हमारा हो ही जाएगा क्वेश्चन। ये देखो इस तरह की एक्सप्रेशन है ना आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी आगे, कि साइन 4 अल्फा प्लस कोस 4 अल्फा आपको दे रखा है और आपको इसका आंसर निकालना है, बट इन टर्म्स ऑफ साइन अल्फा, साइन 2 अल्फा ओनली। मतलब मेरे कहने का ये है, जैसे पेपर में ये क्वेश्चन आ गया कि इसको इसको सिंप्लीफाई करो और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ऑप्शन के अंदर कहीं साइन 2 अल्फा है, कहीं कोस 2 अल्फा है, तो आप इसको कैसे प्रोसीड करोगे। जैसे आपको 4 पावर दिखाई दे या 6 पावर दिखाई देना, तो आप हमेशा उसको स्क्वायर बनाना, ऐसे साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा आपका कोस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। मैं स्क्वायर आपको कैसे बनाने के लिए कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पावर 2 आनी चाहिए, यहाँ सॉरी यहाँ पावर आपकी कितनी आनी चाहिए 2। जैसे मान लो आपकी साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा अगर आ गया, तो आप कहाँ 2 बनाओगे और कहाँ 3 बनाओगे। मैं ये कहता हूँ आप साइन क्यूब थीटा का, हाँ होल स्क्वायर, और कोस क्यूब थीटा का ये भी बना सकते हो आप। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, या फिर आप ये भी तो बना सकते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, क्योंकि ये क्या बनेगा आपका फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा, और वो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी वाली आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। तो इसके अंदर अब आप देखो ये यहाँ पे पहुँच गए। अब आप सोचो इसको अपने दिमाग में ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये क्या बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा।
अब आप एक बार खुद ट्राई करो कि इसका आंसर साइन 2 अल्फा में लेके आना है तो क्या करोगे आप। आपके आंसर में साइन 2 अल्फा आना चाहिए और चीज़ें नहीं आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है आपको सिर्फ। तो ये तो 1 हो ही गया है ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 होता है, तो ये एक्सप्रेशन तो खत्म होगी 1 माइनस। इसमें गड़बड़ होगी। अब इसको आप ऐसा करो ना, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा का होल स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है। और अपने को पता है कि 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें और 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये ऊपर ये क्या बन गया, साइन 2 अल्फा बन गया ना, साइन 2 अल्फा बाय 2 और इसका होल स्क्वायर 1 माइनस 2 और ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर 2 अल्फा और डिवाइड बाय 4, तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा डिवाइड बाय 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब पेपर के अंदर एग्जामिनर अगर इस क्वेश्चन को टफ बनाना चाहेगा ना तो वो कैसे बना देगा, वो ऐसे दे देगा क्वेश्चन कि लेट साइन 4 अल्फा प्लस कोस 4 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, यहाँ पे प्लस दे देगा और नीचे दे देगा के, देन के बताओ कितना होगा, है ना। आपसे ऐसे पूछेगा क्वेश्चन पेपर में, तो बताओ के क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से। आंसर तो इसका ये है, इसका आंसर तो ये है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है इसका आंसर ये है, तो इसको इक्वेट करके देखना के क्या आएगा। बाकी तो सब कुछ सेम है। के कितना है देखो, यहाँ प्लस कर दो और यहाँ क्या कर दो, माइनस कर दो, -1/2 आ गया ना, के आ गया -1/2। तो इसने यहाँ पे एग्जामिनर प्लस इसलिए लगाता है ताकि बच्चा मिस्टेक करे, क्योंकि बच्चे का ध्यान इस प्लस माइनस पे जाता ही नहीं, वो ये सोचेगा बस नीचे 1/2 है तो ये 1/2। आपको ध्यान रखना है हमेशा, साइन को कभी भी इग्नोर करके मत चलना। अब ये नंबर सिस्टम के बारे में बातें हैं, ये सब कुछ आपको पता है, मैंने पूरी शीट के अंदर एक एक चीज़ लिख रखी है ताकि डेफिनेशन पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आपकी मिस्टेक ना हो। ये हमेशा ध्यान रखना कि पाई और ई जो है ना वो स्पेशल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं ये। पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है और ई की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ये 2021 में क्वेश्चन आया था कि ई की वैल्यू क्या होती है, 2.718 ऑप्शन में था। ऑप्शन बहुत दूर दूर देगा, 2.4, 2.9, 2.8, 2.718, तो ये आपका ऑप्शन टिक करना है आपको। रियल नंबर आपको पता है सारे रैशनल और सारे इरेशनल को मिला दो तो सारे के सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात जानना बहुत जरूरी है। ये आवाज़ म्यूट कर लो बच्चों, कोई भी है ना, म्यूट कर लो अपने आप को, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप बता देना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में होता है। ए और बी आपको ध्यान रखना है, ये जो ए और बी होते हैं ना ये रियल नंबर्स होते हैं। बच्चों अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज, कौन बच्चा है ये। हेलो बच्चों सुन रहे हो आप, म्यूट कर लो। कौन है स्टूडेंट, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, म्यूट कर दो अपने आप को। अंकित, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है ना, आप हमेशा ध्यान रखना पूरे नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी हम नंबर आगे पढ़ेंगे बड़ी क्लासों में, अभी तक हमने पढ़े हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। 10th क्लास तक बच्चे के दिमाग में होता है सबसे बड़ा सेट रियल नंबर का होता है, क्योंकि उसमें सारे नंबर समा जाते हैं। बट आज के बाद आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट सबसे बड़ा होता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है, जितने भी रियल नंबर होते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो होते ही होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में होता है, और ए और बी क्या होते हैं, रियल। तो आप खुद बताओ कि 2 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि 2 कैन बी रिटन एज 2 प्लस में 0 आइटा, और यहाँ पे जो 2 और 0 है ये क्या होते हैं, रियल होते हैं, और देखो है रियल ये। तो एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक पार्ट होते हैं। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को जो है ना हम लार्जेस्ट सेट इन द नंबर सिस्टम बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ई और पाई दो इरेशनल नंबर होते हैं। फिर उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, जो नेचुरल नंबर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी बातें लिख रखी है मैंने यहाँ पे। सबसे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, ये मैंने सारे लिख दिए 1 से लेके 50 तक, और ये मैंने लिख दिए 51 से लेके 100 तक। 1 से लेके 50 तक में आपको 15 प्राइम नंबर्स मिलेंगे, और 51 से लेके 100 में आपको 10 प्राइम नंबर्स मिलेंगे। तो आपको कोई कहे कि 1 से लेके 100 तक में बताओ तो 25 प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे। और अगर ये कहते हैं ना कि बिटवीन 1 एंड 100 बताओ, बिटवीन 1 एंड 100, अब बच्चा इस पे ना सोचने लगता है कि वो तो हमने
1 से लेके 100 तक में सीखे थे, लेकिन 100 और 1 तो यहाँ पे इंक्लूड करने ही नहीं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि 1 और 100 खुद प्राइम नंबर नहीं होते, तो फिर इनको अगर हटा भी देंगे तब भी वो क्या रहेंगे, 25 ही रहेंगे। तो सेट्स के अंदर भी आपके क्वेश्चन है ना कि एक सेट ए के अंदर 100 से छोटे सारे प्राइम नंबर है, तो उसको काउंट करना होता है, तो उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 25 होंगे। प्राइम नंबर अच्छे से आपको याद रखने हैं, ये सारे मैंने लिख दी। कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फिर आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि 1 से लेके 100 में कितने कंपोजिट नंबर होते हैं, 75 नहीं होते, 74, जो कि टोटल नंबर 100 होते हैं, उनमें से 25 तो हो गए कितने, प्राइम, और एक 1 भी तो होता है ना, जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो उस 1 को हटाना पड़ेगा, 74। प्रोबेबिलिटी के अंदर ये क्वेश्चन अब की बार एनडीए के अंदर पूछा गया कि 1 से लेके 100 तक के नंबर में एक नंबर सेलेक्ट किया गया रैंडमली, तो बताओ कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सभी बच्चे आपको पता है आंसर क्या देंगे, 75/100, और पहला ऑप्शन था 3/4, बट गलत हो गया ना, कंपोजिट नंबर 74 होते हैं, तो इसका आंसर था 37/50 या फिर 0.74। तो आपको हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना है। 2.5 नंबर का क्वेश्चन आता है देखो एनडीए में, इतनी छोटी सी बात के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, तो थ्योरी आपकी सारी क्लियर होनी चाहिए। फिर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है को प्राइम नंबर्स, या को प्राइम नंबर्स बोल दो या को प्राइम्स बोल दो, या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स बोल दो, एक ही बात है। इसमें जो ये प्राइम वर्ड होता है ना, प्राइम, इसका प्राइम वर्ड का प्राइम नंबर से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना इसका नहीं है। को प्राइम नंबर उन दो नंबर्स को बोलते हैं जिनका एचसीएफ कितना होता है 1, यानी कि जिनको हम मान लो आपस में डिवाइड करें और बस वो कटे ही ना, लोएस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी, तो वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। एचसीएफ अगर 1 है इनका, देन वी से दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स। मैंने सारे एग्जांपल लिख रखे हैं, 2 3 4 5 7 8 10 13 9 10, देखो 9 और 10 दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है, बट फिर भी इनका जो पेयर है वो क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर का पेयर कहलाता है। फिर आता है ट्विन प्राइम, ये कोई बहुत ज़्यादा आपके यूज नहीं होगा। ट्विन प्राइम में दोनों नंबर प्राइम होने जरूरी है, और उन दोनों में एक का जो है ना 2 का गैप होता है। जैसे मान लो आपने ये लिख दिया, ये देखो 3 एंड 5, इसमें यानी कि 2 का गैप होगा, एक जो नंबर है वो दूसरे से 2 बड़ा होगा। 5 7 11 13 17 19 ये सारे के सारे ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं, इनका कोई ज़्यादा आपके सिलेबस में यूज नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है। फैक्टर थ्योरम क्या होती है, पोलिनोमियल के लिए। फैक्टर थ्योरम का मतलब सिर्फ ये होता है, जैसे मैंने एक एफ एक्स लिख दिया, एक्स स्क्र माइनस 5x, ये थ्योरी तो मैंने लिखी रखी है, बाद में पढ़ लेना। ये मान लो पोलिनोमियल है, और इसको हम लिख सकते हैं फैक्टर बना के x-2 और x-3। अब आप ये कहते हो कि x-2 क्या है, इसका एक फैक्टर है, और x-3 भी क्या है, इसका एक फैक्टर है। x-2 इज ए फैक्टर। अगर ये फैक्टर है तो फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर आप f की वैल्यू 2 पे निकालोगे तो वो क्या आएगी, 0 आएगी। देखो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप x को 2 पुट कर दोगे तो ये कंप्लीट 0 बन जाएगा। तो फैक्टर का सिर्फ मतलब ही ये है कि अगर आपको कोई कहे कि इफ x-4 इज ए फैक्टर ऑफ fx, देन बताओ आप f4 कितना होगा। अगर x-4 फैक्टर है तो f4 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। बस आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। और अगर मैं उल्टा पूछ ले, अगर मैं कह दूं कि f5 0 है, देन इसका एक फैक्टर बता दो। अगर f5 की वैल्यू 0 है तो fx का एक फैक्टर आप क्या बोलोगे, देन x-5 इज इट्स फैक्टर। यानी कि आपको ये बात बस पता होनी चाहिए कि फैक्टर में और 0 के अंदर क्या रिलेशन होता है। तो इसको हम 2 को क्या बोलते हैं, इस 2 को हम बोलते हैं 0 ऑफ पोलिनोमियल fx। अगर x-2 एक फैक्टर है fx का, तो 2 क्या कहलाती है, उस पोलिनोमियल की 0 कहलाती है, जिसको हम इक्वेशन के अंदर रूट बोल देते हैं, और पोलिनोमियल के अंदर रूट ना बोल के उसको 0 बोल देते हैं। बस ये 9th क्लास की छोटी सी बात है। तो ये होती है फैक्टर थ्योरम। जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इफ x+4 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अभी मैंने क्या बताया, अगर ये इसका फैक्टर है तो हम x को अगर इस क्वेश्चन में -4 पुट कर दे, -4 कहाँ से आता है, इस फैक्टर को 0 पुट करने से, तो ये क्या होती है, इसकी 0 होती है ना, इट इज ए 0 ऑफ px। और 0 का मतलब क्या होता है कि उस वैल्यू के ऊपर अगर हम पोलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। तो आप p-4 को क्या पुट कर दो, 0। p-4 को 0 पुट करने का मतलब क्या, x की जगह -4 रिप्लेस करो और आपका आंसर 0 आना चाहिए। x को -4 पुट करो, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखो 0 आ गया, तो ये कितना आ गया 20, और ये उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 11 आ जाएगी। सिर्फ आपको ये दे रखा है x+4 फैक्टर है, तो x की वैल्यू आप -4 पुट कर दोगे ना, तो आपका आंसर पोलिनोमियल का क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वही इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, x-3 इसका फैक्टर है, तो बताओ k क्या होगा। तो फटाफट कर लेते हैं कि p3 को आप क्या पुट कर दो, 0, क्योंकि x-3 फैक्टर है, दैट इंप्लाइज 3 पुट करोगे x को,
तो 2 प्लस में k इंटू एक्स स्क्वेयर यानी कि 9 और प्लस 7k इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका 27 और माइनस के कितने हो जाएंगे 18 माइनस के 9k प्लस 7k। तो ये कितना हो गया अपना 9, ये माइनस 2k उधर जाएगा प्लस 2k, तो k आ गया 9/2। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन हम थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। अब ये तो थी फैक्टर थ्योरम। अब आती है रिमाइंडर थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ये होता है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि इस पोलिनोमियल को अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। देखो मैं आपको इसका बेसिक मेथड बताता हूँ जो हम छोटी क्लासों में सीखते हैं कि एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 9 को आपको हमेशा पता होना चाहिए कि एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं। इसको अगर x माइनस 2 से डिवाइड करना है ना, तो आप क्या किया करो, इसकी फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी जितनी भी टर्म्स है ना उनको सर्कल के अंदर कर लो, बस फर्स्ट टर्म को छोड़ दो। अब इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, क्या आएगा x, यहाँ पे सेम लिख दो। फिर जो आपने सर्कल कर रखा है उसकी मल्टीप्लाई किया करो इस लेटेस्ट आंसर से, -2 की मल्टीप्लाई करोगे x से, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आपको लिखनी है माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये +2 -5 यानी कि -3 और प्लस के 9। फिर वही स्टेप पे आ जाओ, आपको क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। -3x को प्लस x से डिवाइड करोगे आएगा -3, तो यानी कि -3 और ये कितना आ गया प्लस का 6 प्लस माइनस 9 में से 6 का कितना आ गया 3। बस अब तो आगे डिवाइड कर ही नहीं सकते क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री कितनी है 0 है, कॉन्स्टेंट आ गया नंबर। तो अब आप सोचो जब आपने इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 3 आया ना, तो रिमाइंडर आ गया 3। तो बस यही इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो इसका आंसर तो आपने निकाल ही दिया 3, लेकिन फिर इस तरह हम पेपर के अंदर तो नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूँ इसका डायरेक्ट आंसर लिखने का क्या तरीका है, p ऑफ रिमाइंडर जो आएगा ना x माइनस 2 को 0 पुट करो, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो p ऑफ 2 जो होता है ना बच्चों वो होता है रिमाइंडर। बस आप डायरेक्ट निकाल देना। अगर इस पोलिनोमियल को आपने x माइनस 2 से डिवाइड किया तो जो p ऑफ 2 की वैल्यू होगी वो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर होगा। तो p2 देखो अपने को निकालना आता है, px दे रखा है तो x की जगह 2 पुट करो, -5 इंटू 2 प्लस 9 13 माइनस 10, यानी कि देखो आंसर आपका मैच कर गया। तो ये हमेशा आपको बात ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन और देखो, अच्छा इसमें डिग्री कितनी भी हो ये हर एक पोलिनोमियल के लिए वैलिड है ये रूल, ये नहीं है कि क्वाड्रेटिक हमारे सिलेबस में है चाहे 5 डिग्री का अगर पोलिनोमियल आ गया ना तब भी वही बात है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहता है अगर इस पोलिनोमियल को x से डिवाइड करे तो रिमाइंडर बताओ। पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, हाँ 5 आ जाएगा ना। एक तो सीधा तरीका है, एक बच्चा तो कहेगा इसको x से जब डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे तो देखो ये x क्यूब ये तो पूरा डिवाइड हो ही जाएगा, ये भी पूरा डिवाइड हो गया, प्लस 5 ये पूरा डिवाइड हो गया, तो ये नहीं हुआ x से पूरा डिवाइड, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में x बच गया। तो ये क्या कहलाता है आपका रिमाइंडर कहलाता है ना, रिमाइंडर आ गया 5। बट हम तो अपने बेसिक मेथड से करेंगे, मेथड 2। आप इस x को एक बार के लिए अपने माइंड में x माइनस 0 मानो, जैसे वहाँ पे x माइनस 2 था, हमने उसको क्या पुट किया था 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0, तो रिमाइंडर क्या होता है अपना p0 ही होता है। जो 0 पुट करने से आंसर आता है वही रिमाइंडर होता है। तो इसमें x को आप 0 पुट करोगे तो आंसर देखो वही आ गया 5। किसी भी डिग्री के पोलिनोमियल के लिए रिमाइंडर थ्योरम वैलिड होती है। अब एक क्वेश्चन ये आपका 2021 के अंदर क्वेश्चन आया, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इफ x प्लस 2 इज द HCF ऑफ दिस पोलिनोमियल एंड दिस पोलिनोमियल। पहले मैं आपको HCF के बारे में बताता हूँ फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो अगर मान लो हमारे को इन दो पोलिनोमियल का HCF निकालना हो, तो जैसे हम नंबर्स का HCF निकालते हैं ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सेम वही तरीका होता है पोलिनोमियल का HCF निकालना। आप एक बार दोनों पोलिनोमियल के फैक्टर बनाना और फैक्टर बना के देखो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उन दोनों में क्या है। इसको आप एक बार के लिए px मान लो और इसको आप gx मान लो, तो px को फैक्टराइज करोगे, आई थिंक ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है और gx x प्लस 2 और x माइनस 2 बन रहा है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, सारे जितने भी कॉमन फैक्टर्स है ना उनकी मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या कहलाता है आपका HCF कहलाता है। और कॉमन फैक्टर क्या है x प्लस 2 है ना। तो अगर आपको HCF निकालना हो तो आपको क्या करना है, दोनों या 3 पोलिनोमियल भी आपको दिए जा सकते हैं, उनके फैक्टराइज करके, फैक्टराइजेशन बिल्कुल आसान होगी और उनमें जो कॉमन फैक्टर है ना उनकी मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अब कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर मान लो मैं ये कह दूं कि x प्लस 2 इनका HCF है इसका और इसका, तो आप आज के बाद क्या समझोगे कि x प्लस 2 पक्का इसका भी फैक्टर रहा होगा और इसका भी फैक्टर रहा होगा, क्योंकि अगर वो HCF है तो दोनों का फैक्टर तो पक्का होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, 3 पोलिनोमियल है 1 2 और 3, आपको इनका HCF निकालना है, तो फटाफट से देखो हम कर लेते हैं इसको ट्राई। इसके फैक्टर बनाएंगे आसानी से बन जाएंगे x माइनस 1 और x माइनस 4। इसके फैक्टर आप सभी जानते हो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1
और ये क्या है x-1 का होल स्क्वायर है। तो इन तीनों का HCF कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है x-1 और ये आंसर आ गया। मैं फिर कह रहा हूँ HCF अगर मान लो मैं कह दूँ आपको कि x-1 इन तीनों पॉलिनोमियल का HCF है तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात आएगी कि x-1 पक्का इन तीनों पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और फैक्टर है का मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये कह दूं कि x-1 इज ए फैक्टर ऑफ इसको मैं px नाम दे देता हूँ, इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर अब हम ये कहें कि x-1 px का फैक्टर है तो मैंने फैक्टर थ्योरम से क्या बताया था कि p ऑफ अगर आप 1 निकालोगे तो वो पक्का क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इस px को हम x-1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। और p1 वैसे क्या होता है, रिमाइंडर ही तो होता है, बट फैक्टर होने से वो रिमाइंडर स्पेशल बन जाता है, क्या होता है, 0 हो जाता है। तो बस ये बात यहाँ पे यूज होगी। देखो इस क्वेश्चन में जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया, इसने कह दिया कि x+2 जो है ना वो इन दोनों पॉलिनोमियल का HCF है। HCF है तो इसका मतलब x+2 इसका भी फैक्टर रहा होगा और x+2 इसका भी फैक्टर रहा होगा। x+2 इज इट्स फैक्टर। बस अब आप फैक्टर थ्योरम लगा दो और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि x+2 इस px का फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू अगर आप इसमें -2 रिप्लेस करोगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। फैक्टर है, 0 बन जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। एक बार आप करके देखना ट्राई। इसका आप फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम लगा के और सिर्फ क्या कर दो, रिमाइंडर को 0 पुट कर दो और आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा। देखो इसको px को कॉपी कर रहा हूँ मैं, x² प्लस में ax प्लस में b, तो p ऑफ -2 निकालेंगे और वो क्या आएगा, 0, क्योंकि फैक्टर है फैक्टर थ्योरम से। तो -2 यानी कि 4 माइनस का 2a प्लस b इक्वल टू 0, इसको मैं पहली इक्वेशन दे रहा हूँ। फिर सिमिलरली आप क्या करोगे दूसरे पोलिनोमियल के लिए, इसको मान लो एक बार के लिए qx, q ऑफ -2 को भी क्या पुट कर दो, 0, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 4 और माइनस के 2c प्लस d इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखो क्या करते हो, मतलब आपके सामने पेपर में ये दो कंडीशन आ गई तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। भाई ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज इक्वल टू दिस। दोनों तरफ 4 से 4 कैंसिल कर दो, -2a प्लस बी इक्वल टू -2c प्लस में d। और आप देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन के अंदर आप देखोगे तो देखो ये ध्यान से देखो 2a और 2c यहाँ पे है, ये क्वेश्चन का आंसर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2a और 2c और 2 कहीं से कट भी नहीं सकता क्योंकि b और d है। अब यहाँ पे देख लो 2a और 2c है मतलब ये पॉसिबल है, इसमें भी 2a और 2c है मतलब पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल है। तो अब आप क्या करो 2a और 2c को यहाँ पे दोनों क्या है, प्लस के है ना, देखो b और d प्लस के है तो b और d का साइन ऑपोजिट होगा, है ना। अगर इधर लेके आएंगे हम तो आप ऐसे सोचो सबको एक तरफ करोगे तो ऐसा आएगा, यानी कि प्लस b है और माइनस क्या है, d है। और यहाँ पे भी तो देखो ऐसा ही है ना। आप क्या करो p इसको +2c इधर कर दो और d और ये -2 है इसको क्या कर दो, उधर कर दो, एक ही बात है। देख लो p + 2c और 2a + d, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, c आएगा। तो बस आंसर को मैच करना था, सबसे मेन बात थी इसके अंदर HCF का मतलब पता होना चाहिए आपको कि अगर ये HCF है तो x+2 दोनों का फैक्टर होगा। और फैक्टर अगर आपको पता लग गया इट मीन्स x की वैल्यू को अगर आप -2 पुट करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, यानी कि p ऑफ -2 को क्या रखना, 0। और बस इतना रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो हर छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम सब कुछ हो गया अपना। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें क्या आएगा, सम। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड। x-3 इसका फैक्टर है तो आपको a की वैल्यू बतानी है, तो आप डायरेक्ट क्या पुट करोगे, p ऑफ 3 को 0, p ऑफ 3 को 0 पुट करोगे, 9 - 3a प्लस 3 इक्वल टू 0, a कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 4 आ जाएगी ना, ये है। बस रिमाइंड हो जाएगी सारी चीज़ें आपको। हाँ अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसके बारे में दिमाग लगाओ कि क्या करोगे। देखो अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आपको। px आपको दे रखा है, p1 की वैल्यू 0 दे रखी है और p2 की वैल्यू 0 दे रखी है और आपको p-1 निकालना है। आप ये सोच के देखो कि इस पोलिनोमियल में दो कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक b और एक c। अगर ये b और c हमारे को कहीं से मिल जाए ना फिर तो पूरा पोलिनोमियल आ जाएगा, और पोलिनोमियल आ गया तो p-1 भी आ जाएगा। तो b और c कहाँ से मिलेंगे, एक मेथड तो इसका सिंपल, आप p1 आपको 0 दे रखा है तो आप एक बार खुद से p1 निकालना। आप p1 निकाल के और इसको 0 पुट करो, देखो क्या आ रहा है। एक बार आप खुद से p1 निकाल के उसको 0 पुट कर लो और देखो क्या आएगा। p1 इक्वल टू 0 गिवन है अपने को, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ये। दिस इंप्लाइज p1 तो हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 + b + c इक्वल टू 0। तो इसका मतलब तो हो गया b + c इज इक्वल टू -2।
बी और सी में दो इक्वेशन बना लो, दोनों को क्या कर लो, सोल्व कर लो। तो P2 जीरो दे रखा है आपको, P2 इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हुआ कि ये क्या हो जाएगा अपना, टू टू का स्क्वायर फोर, फोर टू जा एट, और प्लस में ये क्या हो जाएगा 2b और प्लस सी इक्वल टू जीरो माइनस एट। तो यहाँ से बताना सोल्व करके बी और सी की वैल्यू क्या आ गई। दोनों को अगर मैं माइनस कर दूँ, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दूँ, अब छोटे बच्चों की तरह लिखेंगे नहीं कि इसको लिखे फिर इसके नीचे ये लिखे, माइनस करेंगे। आपको सीधा पता है कि सी से सी तो कट जाएगा, 2b में से b घटाओगे b बचेगा, और माइनस एट में प्लस टू करोगे तो माइनस का सिक्स बनेगा, है ना। सीधा ऐसे सोचना है अपने को। b की वैल्यू आ गई माइनस सिक्स, और इसको क्या कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, माइनस सिक्स प्लस सी इक्वल टू माइनस टू, और ये कितना आ जाएगा अपना, फोर आ गई। तो फिर पी एक्स आ गया अपना, देख लो। हाँ, माइनस सिक्स एक्स और प्लस के फोर, पी एक्स आ गया। तो पी माइनस वन निकालना है, तो ये तो आंसर ही आ गया, टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस फोर 12। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा क्या लेंथी हो गया, देखो पेपर में अपने को इतना टाइम नहीं मिलेगा, 100 क्वेश्चन है वहाँ पे हमारे पास, तो इस तरीके से हम नहीं करेंगे। आप इसको सेकंड मेथड में आपको बताता हूँ, देखो ये कॉन्सेप्ट सीखो। जैसे मान लो कोई भी एक आपके पास पोलिनोमियल है पी एक्स, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स और प्लस में सी, और अगर आपको ये पता लग जाए कि इसको देखो दो जीरो होती है इसकी, जैसे 10th क्लास में पोलिनोमियल का चैप्टर आप पढ़ते हो, अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोज, अगर इसकी दो जीरो होती है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ कि 2 and 3 आर द जीरोज ऑफ ए, आर द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, फाइंड द पोलिनोमियल। अब वो पोलिनोमियल बता दो आप मेरे को जिसकी 2 और 3 जीरो निकले। तो कोई भी बच्चा ऐसा कहेगा कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, बताओ होता है ना ये पोलिनोमियल। अगर जीरो का मतलब क्या होता है, ये एक्स माइनस टू इसका फैक्टर होगा और एक्स माइनस थ्री इसका फैक्टर होगा, क्योंकि फैक्टर को जीरो से इक्वेट करने के बाद जो एक्स की वैल्यू आती है उसी को तो हम जीरो बोलते हैं ना, जीरो बोलते हैं। तो ये पोलिनोमियल हो गया। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि ऐसे कितने पोलिनोमियल है इस दुनिया में जिसकी दो जीरो है, एक टू और एक थ्री। अब आप बताओ, जिसकी दो जीरो है, एक टू और एक थ्री, ऐसे कितने पोलिनोमियल है। ये तो एक पोलिनोमियल है। अगर मैं यहाँ पे थ्री भी लिख दूँ, थ्री से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, तो ये जो पोलिनोमियल बनेगा ना, इसकी भी ये जीरो आएगी, क्योंकि इसको जब हम जीरो की इक्वेट करेंगे तो थ्री थोड़े जीरो होगा, या तो ये होगा या ये होगा। अगर मैं थ्री की जगह फोर लिख दूंगा तब भी मेरा ये पोलिनोमियल आ जाएगा नया एक। यानी कि ऐसे इनफाइनेटली मैनी पोलिनोमियल है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, इनफाइनेटली मैनी polynomials have their two zeros as 2 and 3। 2 और 3 जिन पोलिनोमियल की जीरो होती है वो इनफाइनेटली मैनी होती है। ऐसे अगर इक्वेशन की बात करें ना, तो जैसे मान लो आपको कोई कहे ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी दो जीरो है, एक टू और एक माइनस थ्री, तो आपको बोलना है इनफाइनेटली मैनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे अगर एक इक्वेशन ये है, इसकी आपको पता है दो जीरो है, एक टू और एक थ्री, अगर आप इसको थ्री से मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना, अगर आप इसको थ्री से मल्टीप्लाई करोगे, अब इसको फैक्टराइज करोगे ना, तो इसकी जीरो भी क्या आएगी, टू और थ्री आएगी, इसकी जीरो भी क्या आएगी, टू और थ्री। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ इससे कि आपने x माइनस टू और x माइनस थ्री लिख दिया वो तो ठीक है, बट सिर्फ इतना ही आंसर काफी नहीं है, इसके आगे कोई कॉन्स्टेंट आपको और लगाना पड़ेगा। वो कॉन्स्टेंट कौन सा होता है, ये जो a होता है ना, लीडिंग कोफिशिएंट, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो होता है। जैसे मान लो इसकी अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, तो इसको आप पता है क्या लिखोगे, a इंटू एक्स माइनस एल्फा और x माइनस बीटा। बस ये बात आप सीख लो। जीरो जो है तो x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा, ये तो आप पहले से जानते थे। a क्यों लगाना है मैंने आपको ये बता दिया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पक्का वन ही आएगा, वन की बजाय कुछ भी आ सकता है, और वो कुछ भी क्या होता है, जो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो यही क्वेश्चन जो हमने पीछे किया है ना, इसको मैं आपको दोबारा बताता हूँ। अपना क्वेश्चन क्या था, पी एक्स इक्वल टू, इस क्वेश्चन को हम कॉपी करते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और अपने को क्या गिवन था क्वेश्चन में, एक तो P1 जीरो दे रखा था और एक P2 जीरो दे रखा था। अब ध्यान से देखो, मैंने एक बात आपको बताई थी कि P1 जीरो दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल की वैल्यू वन के ऊपर जीरो आ रही है, तो वन क्या है इसकी, वन इसकी जीरो है, वन क्या है इसकी जीरो। ऐसे ही टू इसकी क्या है, जीरो है, क्योंकि ये वैल्यू जीरो दे रहा है ना स्पेशली। अगर इस क्वेश्चन में ये जीरो की जगह फाइव दे देता ना, फिर अपने क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट नहीं था, फिर तो वही जो मेथड मैंने आपको बताया वही करना पड़ेगा यहाँ पे। बट आपको जीरो दी जाएगी क्वेश्चन में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो सके। इसका मतलब ये हुआ कि वन एंड टू आर दी जीरोज ऑफ पी एक्स। अच्छा, अब अगर वन और टू इसकी जीरो है, तो मैंने आपको बताया था ना, पी एक्स को क्या लिखोगे, एक तो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू तो आपने लिख ही दिया, साथ में एक मल्टीप्लायर कौन होगा,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 2। अब आप खुद इसकी मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आएगा। इसकी मल्टीप्लाई करना एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 और इसको सोल्व करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 4 ये आपका पोलिनोमियल आएगा। तो इसको क्या लिख दो आप 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 4। अब आप देखना इसको इक्वेट करके देखोगे तो b की वैल्यू कितनी आ रही है -6 और c की वैल्यू कितनी आ रही है 4 और आपको ध्यान है यही तो मैंने वैल्यू निकाली थी। तो अब अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ जब पोलिनोमियल ही मेरे को मिल गया तो p-1 तो अब अपने निकाल ही देंगे ना। 2 माइनस माइनस प्लस और प्लस में कितना आ गया 4। तो देखो इससे क्वेश्चन कितना आसान हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट अपने को यूज करना है। अब सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके देखो क्वाड्रेटिक की जगह किसी दिन अगर मान लो क्यूबिक आ गया फिर हम ऐसा नहीं कर सकते कि 3 बार 3 इक्वेशन बना के वहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बी सी और डी की। ये तो 3 मिनट लग जाएगा इस क्वेश्चन में। तो अब ध्यान से देखो P1 P-1 P2 की तीनों की वैल्यू 0 दे रखे। ये पक्का ध्यान रखना है कि 0 ही होनी चाहिए। एग्जाम में अगर 0 नहीं आई फिर अपना बेसिक मेथड ही काम आएगा। अगर ये 3 0 दे रखी है इसका मतलब क्या हुआ कि 1 -1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ px और 3 0 है तो मतलब ये क्यूबिक पोलिनोमियल होना चाहिए। अच्छा आप बताओ अगर ये 3 0 है तो इसका मतलब px को आप क्या लिख सकते हो। एक तो अपनी तरफ से लिख दो x -1, ये माइनस है तो x +1 हो जाएगा और ये +2 है तो x -2। इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करें आप अपना दिमाग लगा के बताओ क्या मल्टीप्लाई अपने को करना चाहिए। हाँ एक्स क्यूब का जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होती है ना उसका कोफिशिएंट 3। अब इन तीनों को आप क्या कर लो बस मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है। ये तो क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर -1 और ये क्या आ गया x -2। x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब माइनस एक्स -2 से करोगे माइनस के 2x स्क्वायर और प्लस के 2x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3x क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर और प्लस x और ये कितना आ जाएगा प्लस के 3x। तो देखो आपका क्या आ गया ये ठीक किया ना हमने मल्टीप्लाई सही है। तो ये कितना आ गया 3x क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर और प्लस में कितना आ गया कुछ मल्टीप्लाई में गड़बड़ होगी ना प्लस के 2x नहीं आएगा ये क्या आएगा आपका 2 आएगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई दोबारा कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो 3 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x फाइंड p-2 p-2 कर लो आप तब तक x की वैल्यू निकाल ली और माइनस के क्या आएगा 2x स्क्वायर और प्लस के 2 आएंगे प्लस के 2 तो 3x क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 6। तो यानी ये पोलिनोमियल जो अपना आ गया ना -6x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 6 आ गया। तो बस अब आपको ना ये नहीं करना कि हम ABCD की वैल्यू निकालेंगे हमें कुछ नहीं निकालना पोलिनोमियल निकालना था। पोलिनोमियल तो अपने पास आ ही गया बस px सीधा ही। अब आपको तो वैल्यू किसकी निकालनी है p-2 की। p-2 की वैल्यू निकालोगे तो 3 इंटू -8 हो जाएगा ये 4 हो जाएगा ये अपना क्या आएगा आंसर। अब एक बच्चे ने जिसने दिमाग लगाना होगा लगा लिया होगा कि हमने जो ये मल्टीप्लाई किए ना ये भी अपने को नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि जब px ही आ गया अपने पास देखना ये px ही आ गया तो अपने को तो p-2 यहीं से मिल जाएगा ना। मल्टीप्लाई हम करेंगे क्यों जब px आ गया तो p-2 x की जगह क्या पुट कर दो डायरेक्ट -2 -1 और -2 + 1 और -2 -4। तो देखो कितना आ गया माइनस 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 -36 आ गया ना आंसर -36। वही यहाँ से आएगा माइनस के 24 और प्लस के 12 -48 + 12 -36। कहने का मतलब ये कोई भी कुछ भी चीज़ अपने को करने की जरूरत नहीं है। जब अपने को सिर्फ 3 0 मिल गई ना उसके 3 फैक्टर बना लो और लीडिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो सीधा पोलिनोमियल आ गया। पोलिनोमियल आ गया तो बस इसकी वैल्यू यहाँ पे -2 पुट कर दो एक्स की जगह और अपना आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 3-4 लाइन के अंदर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो ये एक जीरो वाला कॉन्सेप्ट अपने को समझ आ गया। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है ए और बी इसके रूट्स है। रूट का आप है ना आज के बाद अपने दिमाग में 2 ही बातें लेके आना। जब भी आपको कोई ये कहे कि ये नंबर इस इक्वेशन का रूट है तो उसके 2 मतलब होते हैं। 2 रूट दे रखे हैं या तो आप ये कहा करो कि यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे या फिर आप ये कहा करो कि हम x की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं x की जगह कितना a और या फिर x की जगह क्या कर सकते हैं b। बट इस क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है ना उसके अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ अगर इसके a और b रूट है तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है अपना -b/a होता है ना यानी 64 हो जाएगा आपको पता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a होता है यानी कि कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। ये तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक पता ही है। अच्छा इसको सोल्व करो जरा इसको देख के मत घबराया करो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर 1/8 है तो ये मल्टीप्लाई तो होएगी। b की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 5/8 हो जाएगी प्लस p की पावर कितनी हो जाएगी ऊपर 3/8 और a की पावर कितनी हो जाएगी 5/8।
आपको जो निकालना है ये निकालना है, एलसीएम ले लो आप, a की पावर 5/8 इंटू बी की पावर 5/8। अब आप ध्यान से देखना, p की पावर तो कट गई, a की पावर 5/8 इंटू a की पावर 3/8, तो जब बेस सेम होते हैं पावर ऐड करोगे तो 3/8 और 5/8 मिलके 1 हो जाएगा ना, तो ये a हो गया और ये क्या हो गया b। अब देखो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। a प्लस बी कितना है आपका 64। ये ध्यान से देखो, ये ए बी की पावर कितनी है 5/8 है, इकट्ठे की पावर कर दी मैंने, और ए बी कितना है 256। 256 की पावर 5/8 फटाफट देख लो क्या आएगी। आप 5 को छोड़ दो, नीचे 8 है ना, 256 की पावर 1/8 कितना होता है, 2 ही तो होता है ना, क्योंकि 2 की पावर 8 होता है 256, तो 2 की पावर कितना हो गया बच्चों 5, 2 की पावर 5 होता है 32, 64/32 आंसर आ गया अपना 2। तो कभी भी इस एक्सप्रेशन को देख के घबराना नहीं है, आप इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखो, करते ही आपका जो है ना आंसर आ जाएगा। एक सीट के अंदर ऐसा भी क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अल्फा की पावर 10 प्लस ये वाला देखो ऐसे 256 की पावर 5/8 की अगर आपको सिंप्लीफाई करनी हो तो आपको क्या करना है, ये 5 को भूल जाओ, एक बार आप नीचे देखो 8, तो आपको ना इसके 8 फैक्टर बनाने हैं सेम। तो अपने को पता है कि ये 2 की पावर 8 होता है, 256 क्या होता है 2 की पावर 8 होता है, तो ये 8 और 5/8 मल्टीप्लाई होंगे, 8 से 8 कट जाएगा ये, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कुछ चीज़ें आपको ना डायरेक्ट याद होनी चाहिए, 2 की कम से कम 12 पावर आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ताकि कहीं कोई चीज़ यूज हो जाए ना तो आपको ध्यान आ जाए। अब 256 देखते ही आपको तुरंत पता लगना चाहिए कि ये 2 की पावर 8 होती है, ताकि वो 8 से 8 कट जाए, यहाँ पे क्या बच जाए 2, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन सीट में मैं आपको ये कह रहा था कि ऐसा क्वेश्चन है अल्फा की पावर -10 प्लस बीटा की पावर -10। अब देखते ही बच्चे क्या है इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आप ऐसा मत किया करो, आपको सिर्फ क्या करना है, ये करना है कि इसको नीचे ले आओ, अल्फा की पावर 10 बन गया, ये बीटा की पावर 10 बन गया। अब आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में एल्शियम लोगे, एल्शियम जैसे ही आप लोगे अल्फा की पावर 10 इंटू बीटा की पावर 10, ऊपर क्या बन गया अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10, ये कट जाएगा, ऊपर जाके क्या हो गया अल्फा 10 इंटू बीटा 10 यानी अल्फा इंटू बीटा की पावर 10, और इक्वेशन है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको क्या है गिवन होगा, वो आपका आंसर आ जाता। तो यानी कि अपने को जो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है ना, आप कोशिश करो कि जहां तक आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो अलजेब्रा का यूज करके। सिंप्लीफिकेशन कैसे होती है, एलसीएम लेंगे, प्लस माइनस करेंगे, पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करेंगे, बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होती। बाद में देखेंगे कहाँ पे आके हम अटकेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, फॉर्म एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि अगर मैं कहूँ कि सम ऑफ रूट्स किसी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं वो है 8 और प्रोडक्ट है 6, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट है, सम है 8 प्रोडक्ट है 6, तो वो इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये तो 10th क्लास से आप सीखते आए हो, एक्स स्क्वायर 8x प्लस 6 इक्वल टू 0 है ना, ये होता है। तो अब आप ऊपर देखो ध्यान से, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट रैशनल है, कोफिशिएंट का मतलब होता है ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर आपको स्टेटमेंट दे दूं एग्जाम में ये कि फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज ऑलवेज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप इसको ट्रू बोलोगे या फॉल्स बोलोगे, आप ये दिमाग लगाओ अपना, है ना। और कभी भी ये सोचना एग्जामिनर ऐसी ऐसी बातें ही आपसे पूछेगा कि बच्चे का टाइम खराब ना हो, बस सीधा उसको आता है तो यस करेगा, नहीं आता है तो नो, गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट वन आ गई कि दिस इज ऑलवेज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपने इसको ट्रू कह दिया तो आप गलत माने जाओगे, है ना, क्योंकि एग्जामिनर कहेगा अगर मैं इसमें ए की जगह 0 पुट कर दूं तो कहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब तो नहीं हुई ना। तो कभी भी आप इसको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक मत बोल देना। कंडीशन क्या होती है, इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे क्यूबिक के बारे में आ जाए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये ऑलवेज क्यूबिक नहीं होती। क्यूबिक ये तभी होगी जब जो लीडिंग कोफिशिएंट a है वो 0 ना हो। बी सी डी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बी 0 हो जाए, सी 0 हो जाए, जैसे मान लो x² इक्वल टू 0 है, ये भी क्वाड्रेटिक है, x² इक्वल टू 5 है, ये भी क्वाड्रेटिक है, x² प्लस 9 इक्वल टू 0 है, ये भी क्वाड्रेटिक है, सारी क्वाड्रेटिक है। लेकिन x² का कोफिशिएंट ही अगर 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होती। तो अब इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए बी सी इसके जो कोफिशिएंट है ना वो रैशनल है, तो आपको जो है इक्वेशन बतानी है जिसका एक रूट आपको दे रखा है cos 36। तो ये दो रूल हमेशा आप ध्यान रखना कि अगर एक रूट a प्लस आइटा बी है तो दूसरा रूट पक्का a माइनस आइटा बी होगा, यानी ये दोनों पेयर में लाई करते हैं। एक रूट अगर a प्लस रूट बी, यानी इसको बोलते हैं, देखो ये तो क्या होते हैं इमेजिनरी रूट्स होते हैं, इमेजिनरी, और इनको क्या बोलते हैं इररेशनल रूट, है ना, इररेशनल रूट्स। अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट पक्का ये होगा, यानी कि जो इररेशनल वाली टर्म है ना उसका साइन चेंज करना है आपको, प्लस है तो क्या कर दो उसके साथ माइनस। तो एक रूट कहता है cos 36 है तो वो पूरी की पूरी इक्वेशन बताओ,
cos 36 की वैल्यू हमेशा आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है, √5 + 1/4 cos 36 और sin 18, ये दोनों की दोनों वैल्यू आपको याद करनी है। sin 18 क्या होता है, √5 - 1/4 और cos 36 कितना होता है, √5 + 1/4। मैं कहता हूँ एक रूट मेरे को मिल गया ये वाला, और इसको अगर √5 + 1 की बजाय 1 + √5 लिखोगे ना तो मिस्टेक होने के चांस कम हो जाएंगे। अब आप बताओ, एक रूट अगर ये है तो दूसरा रूट कितना होगा। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो इरेशनल टर्म है उसका साइन चेंज करना है ना। हाँ हाँ, 1 - √5। अब पेपर में अगर ये कह दिया एग्जामिनर कि एक रूट उसका √5 + 1/4 है, तो दूसरा रूट कितना होगा फिर। अब सोचो, cos 36 की जगह उसने आपको खुद ही बोल दिया कि √5 + 1/4 है एक रूट, तो दूसरा रूट कितना होगा। आप √5 - 1/4 नहीं बोलोगे, है ना। अपने को जो इरेशनल टर्म है ना उसका साइन चेंज करना है। √5 का साइन चेंज होगा ऐसे, चाहे वो √5 + 1 बोले, चाहे वो 1 + √5 बोले। अपने को ये नहीं है कि ये बोल दिया तो भी ये साइन चेंज करेंगे, ये बोल दिया तब भी ये साइन चेंज, ऐसा नहीं करना। √5 अगर प्लस है तो माइनस करेंगे। तो दो रूट मिल गए, बताओ रूट मिल गए तो इनका क्या निकाल लो, आप सम निकाल लो। दोनों को ऐड करोगे तो ध्यान से देखो, एलसीएम लोगे तो √5 से √5 कट जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया 2, यानी कि 2/4 आएगा। और दोनों की प्रोडक्ट निकालोगे तो 1 + √5 और 1 - √5 क्या होता है, 1 - 5, और डिवाइड बाय 4 × 4 कितना होता है 16, -4/16 यानी कि -1/4। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। 4 एल्शियम ले लो, माइनस के 2x - 1 इक्वल टू 0। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बता देता हूँ। देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या, मैं कहता हूँ 3 डिग्री वाली इक्वेशन हो, 4 वाली हो, किसी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है। वो आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर पढ़ लिया। लेकिन स्पेशल अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो ये एक एक्सप्रेशन है, किसी इक्वेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं निकलती, ये हमेशा ध्यान रखना। इक्वेशन की तो वैल्यू एक पर्टिकुलर होती है कि रूट जो होते हैं उसके ऊपर, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है ना वो एक्सप्रेशन की निकलती है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है इसको किसी वैल्यू के इक्वेट नहीं करेंगे, बस इसको नाम दे दो आप क्या, पी एक्स। एक पोलिनोमियल है मान लो, इसकी वैल्यू निकालनी है तो तरीका क्या होता है, आप लेट कर लो, इसको एफ एक्स ही मान लो, पी एक्स की बजाय आप इसको एफ एक्स मान लो। 21 + 12x और माइनस के 4x²। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहा हूँ, एफ डैश एक्स को क्या पुट कर दो आप 0 एंड फाइंड एक्स, और आप एक्स फाइंड आउट कर लो। डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 पुट करो और x निकालो। देखो ये 0 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और माइनस के 8x = 0। x आ गया अपना 12/8 यानी कि 3/2। अब बात ये आती है कि x की इस वैल्यू के ऊपर जो fx की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी कि मिनिमम आएगी। तो उसका तरीका क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव निकालना, अगर f डैश x ये है तो सेकंड डेरिवेटिव कितना होगा, -8 विच इज लेस देन 0। अगर सेकंड डेरिवेटिव बच्चों लेस देन 0 है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कहाँ पे, x की इस वैल्यू के ऊपर जो हमने ऊपर निकाली है ये वाली वैल्यू। लेकिन क्वाड्रेटिक के केस में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है डबल डेरिवेटिव। क्वाड्रेटिक के केस में क्या रूल होता है, जैसे ये लीडिंग कोफिशिएंट कितना है इसका, -4, ये ध्यान रखना है। x² का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हुआ तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होगी, और x² का कोफिशिएंट अगर मिनिमम पॉजिटिव हुआ तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो आपको पहले ही पता है कि एक कोफिशिएंट नेगेटिव है तो आपसे वो वैल्यू मैक्सिमम ही पूछेगा। तो बस आपने जो x की वैल्यू निकाली है ना, ये x की वैल्यू डायरेक्ट आप इसके अंदर पुट कर दो f(x) में, f ऑफ 3/2 निकाल दो, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब मैं वैल्यू आपको नहीं निकाल के दिखा रहा, आपको इसमें x की जगह 3/2 पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बट फिर भी आपको जो है ना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट होता है। और फिर मैं इसमें एक बात और बता देता हूँ, जिन बच्चों का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो चुका होता है उनको यहाँ पे जाके कन्फ्यूजन होती है कि f डबल डैश x की 3 कंडीशन होती है। देखो, या तो ये 0 से बड़ा आएगा, या ये 0 से छोटा आएगा, और या ये 0 के इक्वल आएगा। ये है, जब 0 से बड़ा आता है तो हम बोलते हैं कि f(x) की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, और जब 0 से छोटा आता है तो हम बोलते हैं f(x) की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब क्या किसी बच्चे को पता है क्या कि f डबल डैश अगर 0 आ गया, सॉरी x नहीं, ये x आएगा ना, अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो फिर क्या होती है वैल्यू, मिनिमम होती है, मैक्सिमम होती है, या आप क्या बोलते हो इसको। f डबल डैश x की बात कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये अलग से थ्योरी के ऊपर भी, कि अगर डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव 0 आ गया। अब कईयों के मन में ये होता है कि ना उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम होती ना मिनिमम होती ना। आप आज के बाद ये भ्रम निकाल दो माइंड से, ऐसा नहीं होता। डबल डेरिवेटिव 0 आने का मतलब होता है कि जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है ना आपका,
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वो फेल हो जाता है। फेल का मतलब बच्चों ये होता है कि वो कहता है कि मेरे को नहीं पता कि इस x की वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो तुम कहीं और चले जाओ किसी और से पूछने। तो हम कहाँ जाएंगे फिर दोबारा से, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर जाते हैं हम। फिर हमारे को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताएगा कि इसकी वैल्यू नेगेटिव, इसकी वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो मतलब आप हमेशा ये ध्यान रखना, सेकंड डेरिवेटिव जीरो आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है या कुछ भी नहीं है, नहीं, वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वहाँ पे फेल हो जाता है, मतलब वो बता नहीं पा रहा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बता देंगे। अब आप ये सोच रहे होगे कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही बता सकता है तो फिर हम सेकंड डेरिवेटिव करते क्यों हैं? सेकंड डेरिवेटिव कई बार इसलिए करते हैं क्योंकि आसान होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर आपको निकालनी है ना मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, जैसे मान लो आपका फंक्शन है कुछ भी और उसका डेरिवेटिव आपने निकाल दिया ऐसे ax² + bx + c निकाल दिया, और एट x = 4 चेक करना चाहते हो आप, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही मैं कह रहा हूँ आपको चेक करना चाहते हो अगर, तो क्या करते हो आप, इस डेरिवेटिव के अंदर f डैश के अंदर x की वैल्यू पहले क्या पुट करते हो, 4 से थोड़ी सी छोटी, 4 से थोड़ी छोटी का मतलब लगभग 3.9 मान लो, फिर क्या पुट करते हो उसके बाद 4 से थोड़ी सी बड़ी। ये अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं कि पहले बड़ी पुट कर दे फिर छोटी, नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो ऑर्डर चेंज करोगे तो फिर मैं जो ट्रिक आपको बताऊंगा वो ट्रिक फेल हो जाएगी। आपको पहले क्या करना होता है, जिस पॉइंट के ऊपर आप वैल्यू चेक करना चाहते हो उससे जरा सी छोटी वैल्यू, फिर जरा सी बड़ी वैल्यू, फिर ये पुट करोगे तो एफ डैश की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ। वैल्यू क्या आएगी इस बात से मतलब नहीं है, वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी इस बात से मतलब है। हो सकता है पहले पॉजिटिव आए, मतलब ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ डैश 3.9 और यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ डैश 4.1, ताकि एक ही चीज़ से ना आपको और भी चीज़ें सीखने को मिले। अगर ये पॉजिटिव आ गई और फिर क्या आ गई नेगेटिव, या क्या हो सकता है बच्चों, नेगेटिव से पॉजिटिव आएगी या पॉजिटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव से नेगेटिव, ये 4 कंडीशन हो सकती है। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव आ गई तो वैल्यू क्या होती है फंक्शन की, मैक्सिमम। नेगेटिव से पॉजिटिव आ गई तो वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। और अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव से नेगेटिव आ गई तो ये क्या होती है, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का हम ना यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि कई बार ये एफ डैश 3.9 के ऊपर वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता है, इतनी बड़ी एक्सप्रेशन होती है ना कि वैल्यू निकालना थोड़ा टफ होता है, इसलिए हमारे को आसान लगता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। बट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर फेल हो जाएगा तो इसका एक तरीका होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, थर्ड फोर्थ, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उनको यूज करने के बजाय डायरेक्ट हम जो है ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो कभी अगर एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर जीरो होता है तो वो पॉइंट ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं होती, हो सकती है उसके ऊपर भी। उसके बाद देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया एनडीए में। हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर देयर विच रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि जो चेंज नहीं होगी, पहले जैसी थी वैसी रहेगी, बाय स्क्वेयरिंग देयर रूट्स। अब इसका मीनिंग क्या है पहले तो आपको मैं ये बताता हूँ कि ये पूछना क्या चाह रहा है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि एक इक्वेशन है x² - 5x + 6 = 0। अच्छा, इसकी जो रूट्स है वो क्या है, 2 और 3 है, 2 एंड 3। आप ये पूछना चाहता है कि क्या आप इन दोनों रूट्स का स्क्वायर कर दो, एक 4 आ गया और एक 9, तो बताओ क्या ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, क्या ये पहले जैसी रहेगी या चेंज हो जाएगी? आप अपना दिमाग लगा के सोचो। इस इक्वेशन के रूट है 2 एंड 3 और मैं कहता हूँ मैं इन दोनों रूट का क्या कर देता हूँ, स्क्वायर, तो क्या वो जो पुरानी इक्वेशन है वो चेंज होगी या वही रहेगी? चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि एक इक्वेशन के रूट अगर 2 और 3 है तो बच्चों सम ऑफ रूट्स 5 है, इसका सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, 13 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, 36 आएगा, तो इक्वेशन आएगी x² - 13x + 36 = 0। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि अगर किसी इक्वेशन के रूट 2 और 3 है तो उसका स्क्वायर कर देंगे अगर रूट्स का, तो इक्वेशन पहले वाली चेंज हो जाएगी। बट ये कहता है क्या कोई इस दुनिया में ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या जिनके रूट्स का आप स्क्वायर कर दो तो वो इक्वेशन पहले जैसी रहेगी? पहले तो आप खुद अपना दिमाग लगा के, पेपर में ये क्वेश्चन आ गया और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर है यस या नो में, तो आप सबसे पहले क्या आंसर सोचोगे, यस दोगे या नो दोगे? आपके दिमाग में क्या आता है? मैंने क्वेश्चन का मीनिंग आपको बता दिया कि ऐसा होता है मीनिंग, कि स्क्वायर करने से कोई भी रूट हो सकते हैं पहली इक्वेशन के, लेकिन उसका स्क्वायर करो और उसके रूट सेम रहे, क्योंकि देखो रूट सेम रहेंगे तभी तो इक्वेशन सेम रहेगी ना, अगर रूट बदल गए तो इक्वेशन भी बदलेगी। तो क्या ऐसा लगता है कि कोई दुनिया में ऐसे दो रूट है जिनका स्क्वायर कर दे और वो सेम रहे पहले जैसे? बस ये सोच लो, क्या ऐसे कोई दो रूट हो सकते हैं इक्वेशन के जिनका हम स्क्वायर करें और वो पहले जैसे रहे? देखो हो सकते हैं, एक मैं कहता हूँ एक रूट है 1 और दूसरा रूट भी कितना है 1,
क्योंकि इक्वल रूट्स हो सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के। इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके दो रूट है, एक अल्फा 1 और बीटा भी कितना बच्चों 1। तो आप इन दोनों का स्क्वायर कर दोगे तो क्या आपको नहीं लगता कि ये तो वही रहेंगे पहले जैसे ही? तो मतलब कि एक इक्वेशन तो है। अब आप सोचो कि दूसरी इक्वेशन और क्या हो सकती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि -1 तो वो गलत सोच रहे हो आप, क्योंकि -1 और -1 का स्क्वायर कर दोगे तो +1 हो जाएंगे। और मैंने आपको क्या कहा, अगर रूट चेंज हो गए तो इक्वेशन पक्का चेंज होगी, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट ये है और बच्चों इस इक्वेशन के रूट क्या होते हैं, -1 और -1 होते हैं। तो फिर तो इक्वेशन चेंज होगी ना। देखो तो -1 तो मत लेना। अब आप दूसरी क्या सोच सकते हो, एक रूट, हाँ 10, एक 10 हो सकता है, और सोचो क्या हो सकता है, 0 भी तो हो सकता है ना। अच्छा 10 अगर आपने सोच लिया तो 0 1 नहीं सोचना, क्योंकि इक्वेशन है उसके रूट 2 है। 10 बोलो या 0 1 बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, यहाँ पर मोटेशन नहीं लगाएंगे। एक और क्या हो सकती है इक्वेशन, क्या कोई ऐसी इक्वेशन है जिसके दो रूट हो 0 0? क्या 0 भी हो सकते हैं रूट? हो सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट है, एक 0 दूसरा भी 0। 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यानी कि तीन इक्वेशन हमारे को मिल गई ऐसी जिसका एक रूट मान लो अल्फा है बीटा है, एक रूट कितना 1 1, ये भी ऐसी इक्वेशन आती है कैटेगरी में। एक 1 हो एक 0 हो, ये भी आ जाएगी। तीसरी इक्वेशन हमें पता लगी एक 0 और एक 0, ये भी। एक और आप देखो, एक रूट अगर ओमेगा हो दूसरा ओमेगा स्क्वायर हो, बताओ इनका अगर आप स्क्वायर करते हो, ओमेगा का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये ओमेगा 4 आ जाएगा, और ओमेगा 4 आप जानते हो वापस से क्या हो जाएगा ओमेगा। तो यानी कि ये भी अनचेंज रहती है। ये फोर्थ वाली देखो, फोर्थ वाली, एक रूट अगर ओमेगा हो किसी इक्वेशन का और एक ओमेगा स्क्वायर, तो ये इक्वेशन ऐसी होती है ना। ये स्पेशल इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा अच्छी इक्वेशन है ये। तो इसके रूट होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों रूट का स्क्वायर कर दूं तो ओमेगा का स्क्वायर होता है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर होता है ओमेगा 4, और ओमेगा 4 वापस से क्या होता है ओमेगा। तो रूट तो देखो वही आए ना। तो यानी कि बस आपको आगे से रट लेना है कि चार ऐसी इक्वेशन होती है जिनके रूट्स का अगर हम स्क्वायर कर दें तो जो नई इक्वेशन बनेगी वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और मैंने आपको सब कुछ बता दिया। हाँ इसका तरीका होता है, बट 2 पेज का इसका सॉल्यूशन होता है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। बस जो क्वेश्चन बन सकता था इसके ऊपर वो ये है कि ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिनके रूट्स का स्क्वायर करने पर उन इक्वेशंस में चेंज नहीं आता। तो ऐसी 4 इक्वेशन है, ध्यान रखना है आपको। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो, द पोलिनोमियल this and this leave the same remainder when divided by x minus 4, find the value of k। ये कहता है कि आप चाहे इस पोलिनोमियल को डिवाइड करो x minus 4 से, चाहे इसको करो, दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा। तो बताओ k की वैल्यू। आप बस ये बता दो रिमाइंडर होता क्या है। अगर मैं कहूँ कि रिमाइंडर निकालो, कि जब px को x minus 4 से डिवाइड करोगे तो आप p4 ही बोलते थे ना, अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी। तो k इंटू 64 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3, और फिर आप इसी तरह से दूसरे पोलिनोमियल का रिमाइंडर निकालो Q4 इसका 2 इंटू 64 माइनस 4 पुट करोगे 20 प्लस कितना है k, यही तो है। अब आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों वैल्यू क्या है बच्चों, इक्वल है। ये दोनों वैल्यू इक्वल रख के और आप k की वैल्यू निकाल लो आसानी से, बस खत्म। रिमाइंडर थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट है। अब हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सिलेबस में है, बट कई बार जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्यूबिक इक्वेशन पे चला जाता है एग्जामिनर, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 10th क्लास के मैथ में, मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस का मतलब कभी भी एनसीईआरटी की बुक में ये नहीं होता कि वो आपके सिलेबस में नहीं आएगी। मिसलेनियस का मतलब होता है कि वो जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ऑप्शनल का मतलब होता है कि वो आपके सिलेबस से बाहर है, बट 10th क्लास के बच्चों को उसको पढ़ना चाहिए। और एक 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स में क्या होती है, मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस में होता है कि पेपर में भी पूछे जाएंगे, 10th में उसी एक्सरसाइज का नाम क्या होता है, ऑप्शनल होता है। तो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, बट सीबीएसई बोर्ड में एक आधी बार आ जाते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बहुत अच्छी बात है कि ये इक्वेशन क्यूबिक होती है, ये सबको पता है, बट इसके रूट के बारे में क्या पता है। ये देखो 3 अगर इसके रूट है ना, अल्फा बीटा गामा, तो एक होता है सिग्मा अल्फा। सिग्मा अल्फा का मतलब होता है बच्चों तीनों रूट का सम, यानी कि सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। ये बहुत जरूरी चीज है। सिग्मा अल्फा बीटा का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। मतलब कि जैसे 3 रूट है, हम क्या करेंगे, दो रूट लेके उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी उन तीनों को ऐड कर देंगे। तो इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। फिर अल्फा बीटा गामा, या अल्फा बीटा गामा एक ही होगा,
सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम कह लो या इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कह लो, क्योंकि ये तीनों रूट की क्या है, प्रोडक्ट ही है, एक ही बात है। बट बात आती है कि ये फॉर्मूले कैसे याद रखें आसानी से। इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो, क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए, इसके बाद से बायो क्वाड्रेटिक का यानी कि 4 डिग्री वाले का भी आ जाएगा ना, तब भी आप कर दोगे ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। देखो ये होता क्या है कॉन्सेप्ट, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आप ऊपर लिख लो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो और ए के ऊपर प्लस का साइन लिख दो, फिर अल्टरनेट साइन प्लस माइनस, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके और प्लस माइनस लिखते जाओ। फिर देखना सम ऑफ रूट्स यानी कि एक एक रूट करके, अगर एक एक रूट करके आप सम निकालोगे तो देखो पहला नीचे तो सबके ए आएगा, सबके नीचे देखना ध्यान से ए आ रहा है, सबके नीचे ए है। ऊपर क्या आएगा, ए से अगली टर्म पे पहुंच जाओ बी, लेकिन ये बी प्लस का था बट मैंने ऊपर साइन क्या लगाया माइनस, तो माइनस बी लिख दो। फिर दो दो रूट करके अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, नीचे तो मैं कहता हूँ ए ही आएगा। अब एक एक करके निकाला तो हम एक स्टेप आगे गए, दो दो करके निकाल रहे हैं तो 2 स्टेप आगे चले जाओ सी, और सी के ऊपर साइन क्या है प्लस, तो प्लस सी आ गया। फिर तीन तीन करके निकालेंगे तो ये 3 स्टेप आगे, एक फिर 2 फिर 3 डी, लेकिन डी के ऊपर साइन क्या है माइनस, तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे साइन अपने को लेने हैं, बस साइन का ही ध्यान रखना और कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। आपको कहता है ये क्यूबिक इक्वेशन है, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है, तो ये तीनों वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक क्वेश्चन से मैं समझा देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या है बच्चों, सिग्मा अल्फा ही बोलते हैं इसको, है ना, यानी कि एक एक रूट करके सम। आप बस ये देखो यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन लेते हैं, यहाँ माइनस का साइन लेते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस लेते हैं। देखो प्लस माइनस, ये जो मैं ऊपर साइन लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या है कि साइन चेंज करना है या नहीं करना है। जैसे पहली टर्म है उसका साइन चेंज नहीं करना, और माइनस लेने का मतलब क्या होता है पता है, साइन चेंज करना है आपको। यानी कि ये जो वहाँ पे बी लिखा होता था, आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये प्लस बी लिखा हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा माइनस बी, यानी कि जो सेकंड टर्म है उसका साइन चेंज करना है, थर्ड का साइन चेंज नहीं करना। सी है तो सी लोगे, फोर्थ प्लस डी है तो मैंने क्या लिखा था देखना माइनस डी। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताओ क्या होना चाहिए। सिग्मा अल्फा, नीचे तो बच्चों ए ही आएगा 5, ऊपर क्या आएगा मैंने कहा था ना, हाँ साइन चेंज करना है तो यानी कि 9 आ जाएगा। फिर सिग्मा अल्फा बीटा यानी दो दो रूट का सम, अल्फा बीटा बीटा गामा, हाँ तो ये साइन चेंज नहीं करेंगे 6/5 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सिग्मा अल्फा बीटा गामा यानी कि अल्फा बीटा -3/5। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कहाँ साइन चेंज करना है और कहाँ नहीं करना, उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन एक बार हम और करते हैं। देखो ये है क्वेश्चन ऐसा, ये इक्वेशन दे रखे फाइंड द सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। तो अब की बार ऐसा भी बोल सकता है ये 2 एट ए टाइम का मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस, हाँ ये आ गया। और अपने को पता है दो दो रूट्स का सम निकालना है तो 2 कदम आगे जाएंगे, मतलब 1 और फिर 2, और पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है साइन चेंज नहीं करना, तो -2 है तो माइनस का 2 रह जाएगा, आंसर आ गया -2। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कहता है इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो एपी में है, तो आपको के की वैल्यू बतानी है। आपको ये पता है कि ये क्वाड्रेटिक ये क्यूबिक इक्वेशन है, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके रूट 3 होते हैं, और कभी भी आपको 3 नंबर एपी में गिवन होना, व्हेन 3 नंबर्स आर इन एपी और उनका सम आपको पता हो, सम आपको पता हो, सम पता होना चाहिए, और आप कहोगे सम तो दे नहीं रखा बट मेरे को पता है ना, सम ऑफ रूट्स तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, एंड सम इज गिवन, 3 नंबर एपी में हो और उनका सम आपको गिवन हो या आपको पता हो, देन हमेशा उनको क्या मानोगे आप 3 नंबर्स को a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ऐसा इसलिए मानते हैं कि देखो तीनों को जैसे ही आप ऐड करोगे तो d से d कट जाएगा 3a, a की वैल्यू आ जाएगी ना, एक रूट आ जाएगा आपका। तो बस आप 3 नंबर एपी में है तो क्या मानोगे उसको a माइनस डी, ए और a प्लस डी। सम कितना होगा इन तीनों का, ये क्या है बच्चों रूट्स है इसके, है ना, ये रूट्स है क्योंकि रूट्स एपी में है तो मैंने ये तीनों रूट्स मान लिए। सम इनका क्या होगा a माइनस डी, 3a हो जाएगा, a और a प्लस डी यानी कि 3a। अब ऊपर से बताओ इक्वेशन को देख के सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है ना, हाँ 12/4 यानी कि 3, तो 3a इक्वल टू 3, तो a आ गया 1, तो a की वैल्यू तो आ गई यानी कि एक रूट तो आ गया। लेकिन आपको पूछा k की वैल्यू, k की वैल्यू, अब आप सोचो k किस में प्रेजेंट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में प्रेजेंट होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अंदर k प्रेजेंट होता है, तो आप क्या निकालो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो। प्रोडक्ट का मतलब अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा कह लो, या फिर इन तीनों नंबर की प्रोडक्ट बोल दो ऐसे a माइनस डी,
इंटू ए और इंटू ए प्लस डी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला बोलो प्लस माइनस, लास्ट वाला साइन चेंज होगा ना, माइनस के बाय 4, और देखो इनकी वैल्यू बताओ अब कैसे निकालोगे। अब ये कैसे निकालोगे देख लो, ए की वैल्यू दे रखी है ना 1, ए तो अपने को 1 दे रखा है, तो 1 माइनस डी इंटू 1 प्लस डी इक्वल टू माइनस के बाय 4। लेकिन ये तो प्रॉब्लम होगी ना, डी तो पता ही नहीं, अब डी कहाँ से लाओगे ये बताओ। पेपर में 3 चीज़ें पूछी जा सकती है, देखो 2 चीज़ें पूछी जाएगी, या तो के की वैल्यू पूछी जाएगी या डी पूछा जाएगा आपसे। तो के की वैल्यू पूछी जाएगी तो ये क्वेश्चन है ही उसका, तो डी पूछा जाए तो आप सोचो डी कैसे निकालोगे। ए मैंने आपको बता दिया, अब डी कैसे निकाल सकते हो बताओ, आप सोच सकते हो क्या। 3 ही फॉर्मूले होते हैं क्यूबिक इक्वेशन में, है ना। एक तो सम का, एक एक रूट करके, एक दो दो करके, और एक तीन तीन करके। हमने एक एक करके भी लगा लिया, तीन तीन करके भी लगा लिया। बीच वाला नंबर कौन सा बन गया आपका, दो दो करके ना। अब वो दो दो करके लगा दोगे, दो दो करके क्या होगा, ए इंटू ए माइनस डी प्लस ए इंटू ए प्लस डी, हाँ, और ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, और कोई मुश्किल नहीं होता, यहाँ से डी आ जाएगा देखो, और ये कितना आ जाएगा 11/4, क्योंकि ए तो ऑलरेडी निकल ही चुका ना, ए तो 1 है, तो ये कितना आ गया बोलो 1 माइनस डी प्लस 1 प्लस डी प्लस 1 माइनस डी 1 प्लस डी 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 11/4। तो ये डी से डी कट गया, 1 1 1 3 हो गया, 3 माइनस 11/4 इक्वल टू क्या आ गया डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर कितना आ गया अपना 1/4। तो डी अगर कोई पूछे तो प्लस माइनस बोलना है अपने, है ना, प्लस माइनस 1/2। तो डी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, देखो डी स्क्वायर कितना है 1/4 है ना, माइनस के बाय 4, तो माइनस के बाय 4 कितना आ गया आपका 3/4, ये कट गया, के की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो के की वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि लेंथी हो जाएगा, बट अगर पूछा गया तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। डी पूछे सिर्फ तो डी के लिए क्वेश्चन क्या है, आसान हो जाएगा, एक बार एक एक रूट करके ले लो, एक बार दो दो रूट करके, मतलब कॉन्सेप्ट वही लगाना है, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाएगा ना पेपर में, आसान हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन ये है, इसमें आपको क्या करना है, तीनों रूट्स एपी में दे रखे हैं और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब वही आपको डी निकालना है, ए माइनस डी ए प्लस डी, तीनों का सम होता है 3a, और यहाँ से सम कितना आएगा 12 आएगा, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 4। और फिर आप क्या करोगे, दो दो रूट का सम, ए माइनस डी की ए से मल्टीप्लाई करो, ए की मल्टीप्लाई ए प्लस डी से करो, और ए माइनस डी की मल्टीप्लाई ए प्लस डी से करो, और दो दो करके करते हैं तो क्या करते हैं प्लस माइनस प्लस, यानी कि साइन सेम 39, ए को पुट कर दो 4, 4 इंटू 4 माइनस डी, 4 इंटू 4 प्लस डी, और ये 4 माइनस डी 4 प्लस डी, तो यानी कि 16 माइनस डी स्क्वायर। अब देखो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ डी चमक रहा है, डी की वैल्यू आप निकाल सकते हो आसानी से। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ लिमिट्स के, जो मैंने डिफरेंशिएशन की सीट्स भेजी है, एक आपको 40 क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन एंड लिमिट्स के, टोटल 40 क्वेश्चन है। फिर आपको एक सीट मिलेगी बाइनोमियल की और पी एंड सी की, 40 क्वेश्चन इसमें है, और फिर आपको एक सीट मिलेगी क्वाड्रेटिक प्लस कॉम्प्लेक्स की, 50 क्वेश्चन इसमें है। ये क्वेश्चन आपको है ना बस बहुत अच्छे से करने हैं, और अगर कोई बच्चा बिना प्रैक्टिस किए, यानी कि बिना अपने नोट्स को पढ़े या बिना मॉड्यूल के क्वेश्चन को सोल्व करे, अगर ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेगा तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन उससे सोल्व नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन नए नहीं है, नए क्वेश्चन करने का बेनिफिट नहीं है, मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपको आंसर याद ना हो, चाहे वो टेस्ट के लिए हो, चाहे फाइनल एग्जाम में भी स्टेटमेंट चेंज होके आएगी। तो आपको हमेशा ये करना है, पहले अपने ये सीट्स जो है ना आपको एप्लीकेशन में ऐड कर देंगे, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हो ना, जो बच्चा ऑनलाइन बैच में ना उसको एप्लीकेशन में ऐड करवा देंगे, तो उस एप्लीकेशन के अंदर आती रहती है सारे सीट्स वगैरह, वीडियो सॉल्यूशन सब कुछ है ना, उसमें ऐड कर देंगे आपको। तो कर देंगे हम आपको। आप ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो बच्चे, कौन कौन हो आप बताओ। ऑफलाइन में जो बच्चा है और एप्लीकेशन से ऐड नहीं हो रखा, तो उसके मैंने आपको देखो 2 सॉल्यूशन बताता हूँ। जो बच्चा ऑफलाइन बैच में है और ऐप में ऐड नहीं है, तो अगर उसको वीडियो देखनी है किसी लेक्चर की, तब तो उसके लिए ऐप क्या है, नेसेसरी है। और अगर वो कहता है नहीं मेरे को वीडियो नहीं देखनी, तो ऐप की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। वीडियो नहीं देखनी, ऐप की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको क्या करो, जो आज आपके ग्रुप में गूगल ड्राइव का लिंक आया हुआ है, उस गूगल ड्राइव के लिंक को आप ओपन करोगे तो उसमें मैंने 2 फोल्डर बना दिए अलग अलग से, एक तो प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीट और एक शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब पूरे चैप्टर के आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जो उसकी मेन मेन चीज़ें हैं ना मैंने वो सारी लिख दी 2-3 पेजों के अंदर, तो आप वो पढ़ के और फिर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो।
और जिन बच्चों को वीडियो देखनी है फिर ऐप आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और ऐप में ऐड होने के लिए आप जो है ना मासूम मैम के पास जाके और अपनी रजिस्ट्रेशन वहाँ करके ऐप में ऐड हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाओगे। लेकिन वीडियो नहीं देखना चाहता कोई बच्चा, फिर मैं कहता हूँ ऐप को इंस्टॉल ही मत करो, बस उस एक गूगल ड्राइव के लिंक को सेव कर लो और डेली आप उसको जो है ना रात के 9 बजे 10 बजे एक बार चेक कर लिया करो। उसमें कोई ना कोई नई अपडेट आपको मिलेगी, या तो शॉर्टकट मिलेंगे या प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ भी है मैं उसमें जरूर डालूंगा डेली, ठीक है। ये है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट है। लिमिट्स में मैं जो 15-20 क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना, उसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फटाफट उसके बारे में हम कैसे सोचेंगे। एक तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर एक्स जीरो को अप्रोच करता है, कहीं पे भी कोस की टर्म आती है, कोस एक्स आ गया, कोस 5x आ गया, कोस 6x आ गया, आपको उससे घबराना नहीं है, क्योंकि कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और 1 होती है तो मैं ये कहता हूँ कि जब ये 1 ही होता है तो इसको अपने दिमाग से हटा ही दो, क्योंकि जितनी चीज़ें आप इलिमिनेट करोगे ना आपका क्वेश्चन आसान होता जाएगा। कोस जीरो जब 1 होता है तो मैं कहता हूँ मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बन गया, साइन एक्स बाय साइन एक्स बाय 3x। अब 1/3 तो आपको पता है बाहर आ जाएगा, और साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स गोज टू जीरो कितना होता है 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/3। तो आपको ये नहीं देखना कि साइन एक्स इंटू कोस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर साइन 2x लिखेंगे, ऐसा करना ही नहीं। कोस एक्स तो आप बल्कि अलग पहले है उसको मिक्स मत करो, मिक्स हो तो अलग करने की कोशिश किया करो, क्योंकि कोस कोई परेशानी क्रिएट करेगा ही नहीं। तो आंसर आएगा 1/3। उसके बाद देखो, अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है पेपर में पहली बार, तो आपका कैसे दिमाग चलेगा। ट्रिग्नोमेट्री जिस बच्चे की अच्छी है ना, लिमिट्स के सारे क्वेश्चन उसको आसान लगेंगे। आप 1 माइनस कोस 2x के बारे में सोचो कि 1 माइनस कोस 2x तो बहुत स्पेशल एक्सपेंशन होती है, एक 1 माइनस कोस 2x और एक 1 प्लस कोस 2x। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 1 माइनस कोस 2x होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैं इसके दो तरीके बताऊंगा, एक तो ये है 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अब नीचे क्या फॉर्मूला लगाओगे आप सोचो, अगर यहाँ पे आप देखो एक्स को डायरेक्ट जीरो पुट कर दोगे तो ऊपर भी जीरो बन रहा है नीचे भी जीरो, 0/0 फॉर्म है। मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा कि 0/0 फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाते हैं। पहले आप इसको सोल्व करो कि कोस सी माइनस कोस डी है ना, ये कोस सी माइनस कोस डी, और वो क्या होता है कोस सी माइनस कोस डी, याद करो 2 माइनस होता है, दोनों टर्म क्या आती है साइन की, सी प्लस डी बाय 2, सी प्लस डी बाय 2। और साइन या तो आप क्या करो बाहर माइनस लगाओ, बाहर माइनस नहीं लगाना चाहते तो सी माइनस डी मत करना, डी माइनस सी करना, 8x माइनस 2x बाई 2। तो ये आपका क्वेश्चन 2 से 2 काट दो, ऊपर आ गया साइन स्क्वायर एक्स और नीचे क्या आ गया देखो साइन 5x आ जाएगा ना, नीचे आ गया साइन 5x और ये आ गया साइन 3x। अब हम यहाँ पे पहुंच गए। अब आप सोचो आगे कैसे प्रोसीड करोगे। साइन 5x साइन ऊपर साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया तो आप कैसे कर सकते हो ये सोचो। अपने को ये पता है कि लिमिट x गोज टू 0, साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, साइन एक्स बाई एक्स होता है 1। अगर मैं ये कहूँ कि लिमिट x गोज टू 0, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है नीचे एक्स स्क्वायर है, तभी तो कितना होगा 1 होगा ना, क्योंकि इसको हम साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप खुद देखो ये एक्स स्क्वायर है तो इसके नीचे अपने को एक्स स्क्वायर चाहिए ही चाहिए। अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ एक एक्स से इसको डिवाइड कर दो और एक एक्स से इसको डिवाइड कर दो। अब आप अपने दिमाग में ये लेके आओ कि इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर तो 1 होता है ना, और इनको ऊपर ले जाओ, इनको ऊपर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा आपका x बाय साइन 5x और ये हो जाएगा x बाय साइन 3x। बस आंसर ही आ गया। अब तो ये मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है ना कैसे करते हैं, बिना कुछ सोल्व किए। कोफिशिएंट देखा करो 1 5 1/5 1 3 1/3, आंसर कितना आ गया 1/15, ये आ गया 1/15। अब एक तरीका और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल हमेशा याद रखना, लिमिट x गोज टू 0, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन कहीं पे भी आपको दिखाई दे जाए ना, तुरंत आप इसका आंसर लिख देना 1/2। लेकिन हमेशा ये बात भी ध्यान रखना, अगर पेपर में एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाए और ये नीचे आ जाए तो इसका रेसिप्रोकल कर देना, तो आंसर आ जाएगा 2/1। तो ये लिमिट आपकी बहुत ज़्यादा काम होएगी, बहुत ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे अच्छा मेथड यही है। ये नहीं है तो जो बच्चे ठीक है पढ़ाई में उसको पता लग गया कि मैं अगर इसको साइन स्क्वायर एक्स ना भी लिखता ना तब भी मेरा काम चल जाता, 1 माइनस कोस 2x ऐसी ऐसी फॉर्म है, बट उसमें मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि कन्फ्यूजन ये होती कि यहाँ पे 2x है, तो अगर यहाँ पे अगर ऐसा आ गया ना लिमिट x गोज टू 0, 1 माइनस कोस 2x बाय एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसका आंसर क्या होगा देखो, यहाँ पे जो भी एंगल होता है ना आपको नीचे उसका यूं का यूं स्क्वायर चाहिए, 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको 4 चाहिए, तो 4 से क्या करना पड़ेगा आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4, और फिर हाँ इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा बच्चों 1/2, तो इसका आंसर हो जाता 2। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने आपको ये नहीं बताया कि क्योंकि यहाँ पे 2x है तो इसलिए मैंने उसको क्या लिख दिया साइन स्क्वायर लिख दिया और फिर अपना क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
तो सिर्फ अपने को ना क्वेश्चन नहीं सीखने, क्वेश्चन तो आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लेना, पेपर में नए क्वेश्चन आएंगे, अपने को उसका तरीका सीखना है कि इस क्वेश्चन से हम कितने और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब ये डेरिवेटिव का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और जो सबसे ज़्यादा बच्चे जो ना गलती करेंगे वो इसी क्वेश्चन में करेंगे, और जो आप गलती करके आंसर निकालते हो वो एग्जामिनर को आंसर पहले ही पता है, और पहले ही ऑप्शन के अंदर ना वो ऑप्शन आपका जरूर होगा। तो एक बार आप 2 मिनट खुद से ट्राई करो और इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। आपको x दे रखा है, y दे रखा है, डी टू वाई बाई डी एक्स के निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है ना, तो बच्चा ऑलरेडी कर देता है कि डी वाई डेरिवेटिव y का कर दो z की रिस्पेक्ट में, x का कर दो z की रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी जेड को डी एक्स बाई डी जेड से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक तो वो करना ही करना है आपको, फिर उसका एक बार और डेरिवेटिव करते हो ना, आप वहां तक निकाल के देखो क्या आंसर आपका आ रहा है। तो आप खुद ट्राई करोगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आप जो है ना मिस्टेक करोगे इस क्वेश्चन में। ये बच्चों आप मैसेज क्यों करते हो बताओ? यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, फिर बीच में मैसेज करते हो। विशु ने कितने मैसेज कर रखे हैं, मनीष भारद्वाज है, कॉलर ट्यून है, जन्नत गोस्वामी है। लैंग्वेज देखो आप किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हो बताओ। ऑनलाइन क्लास सब बच्चों के लिए नहीं है, नहीं पढ़ सकते हर बच्चे इसमें। जिसको पढ़ना है कंसंट्रेशन बना के जो पढ़ सकता है, पेपर भी तो देखो आपको 3 घंटे देना ही पड़ेगा ना, और आधा घंटा और आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, 3.5 घंटे, और आधा घंटा आपको एग्जाम में और पहले बैठना पड़ेगा, मतलब 4 घंटे बिना हिले डुले, बिना बाहर निकले, बिना आवाज़ की आपको बैठे रहना है। तो उसकी भी तो प्रैक्टिस पहले करनी है ना। तो ये लंबी क्लास इसलिए लगाते हैं ताकि आप चुपचाप बैठ सको यहाँ पे। बताओ आया किसी बच्चे का आंसर क्या? एक तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव आपको निकाल के दिखा देता हूँ जल्दी से। डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना हो ना, तो एग्जाम में बस आपको ये कुछ नहीं लिखना। एग्जाम यहाँ तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि y का डेरिवेटिव z की रिस्पेक्ट में और x का डेरिवेटिव z की रिस्पेक्ट में, है ना, ऐसे लिखो। तो z की रिस्पेक्ट में ये होगा 12z प्लस में 7, और ये कितना होगा अपना 8z। ये आ गया, एक तो आ जाता है आसानी से। अच्छा इसको भी अब सेपरेट डिवाइड करके थोड़ा आसान बना लेते हैं। 12/8 और प्लस में 7/8z, तो यानी कि 3/2 और प्लस 7/8z आ गया। ये आ गया अपना डी वाई बाई डी एक्स। अब जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं ना, तो गलती कहाँ पे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लो हमने निकाल दिया डी टू बाई 8z स्क्वेयर, है ना, 8z है।
इसको हम ठीक कर देते हैं, ये 8z है। d2y/dx² निकालोगे, देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में आपने डेरिवेटिव किया है वो किसकी रिस्पेक्ट में किया, आप ये सोचो, आपने x की रिस्पेक्ट में किया है ना, तभी तो d2y/dx² आया। लेकिन यहाँ तो x कोई वेरिएबल है ही नहीं, x नाम का यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। आप ये भी नहीं सोच सकते कि इसका डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि z एक कांस्टेंट नहीं है, z भी तो x का एक फंक्शन है, आप यहाँ से देखो है ना। तो यानी हम ये नहीं कह सकते कि z कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 कर दो। हम रूल तो वही लगाएंगे, लेकिन डेरिवेटिव कर रहे हैं हम z की रिस्पेक्ट में, इसका होगा 0। 7/8 कॉन्स्टेंट, 1/z का डेरिवेटिव सोचो ध्यान से कितना होता है, -1/z²। लेकिन अभी तक जो आपने किया ना, वो इसका डेरिवेटिव आपने z की रिस्पेक्ट में किया है, बट करना किसकी रिस्पेक्ट में था, x की रिस्पेक्ट में। तो अब आप बताओ किससे मल्टीप्लाई करें कि ये सही हो जाए, करेक्ट हो जाए। आपने करना था x की रिस्पेक्ट में, हाँ, dz/dx कर दे क्या, dz/dx करना है, ये समझ गया। z का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में करके और उसकी मल्टीप्लाई और कर दो, अब करेक्शन हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ से आपने पहले निकाला ही था dx/dz, ये निकाल रखा आपने कितना 8z, लेकिन गलती से इससे 8z से मत कर देना, ये dx/dz है, अपने को निकालना क्या dz/dx। तो अपना आंसर क्या आएगा, -7/8z² इंटू 1/8z आएगा ना, 1/8z, क्योंकि ये 8z है, देखो ये dx/dz की वैल्यू है 8z, तो इसकी वैल्यू ये होगी। तो आंसर आ गया -7/64z³। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो बस आपको ये मिस्टेक जो है ना यहाँ पे हो सकती है, ये ध्यान रखना है। आपके एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, इससे जो दूसरा क्वेश्चन है, तो ये dz/dx से लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। सबसे टफ क्वेश्चन बनेगा डबल डेरिवेटिव पे, वो यही होता है। तो आपके लिए तो अच्छी बात है अगर ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, बाकी बच्चे गलत करेंगे, आप सही करोगे। अब इस क्वेश्चन में जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। एक तो देखो 10x है, 10x तो एक बहुत अच्छी एक्सप्रेशन होती है जब लिमिट x गोज टू 0 हो, उसके नीचे जैसे ही x आएगा वैसे ही वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप 10x हो, sin x हो, इनको खत्म करने की कोशिश किया करो ऐसे। ऊपर जो 10x है ना, अगर इसके नीचे हम 10x लिख दें तो ये तो भाग जाएगा यहाँ से, इसको x² कर दो और ये 1 माइनस कोस एक्स। अब ये तो 1 होता है, इसको हटाओ यहाँ से, बच गया सिर्फ इतना। और मैंने बताया था ना, इसका आंसर बताओ फटाफट से कितना होता है, x²/1 माइनस कोस एक्स। अब हाँ 2 होता है। अगर मान लो नहीं भी ध्यान रहता है ना पेपर में, तो भी कोई खास बात नहीं है, ये 0/0 फॉर्म है, आप क्या लगाओगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, मेथड 2। आप इसके बाद अगर मान लो नहीं ध्यान रहते फॉर्मूले, तो भी कोई बात नहीं है, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, 2x और 1 का 0 माइनस कोस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो देखो 2x/sin x, x/sin x तो 1 होता है, तो भी आंसर कितना आ जाएगा अपना 2। बट याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ जैसे ही आपके पेपर में आएगी ना, आप मतलब खुश हो जाओगे इसको देखते ही कि ये 1 माइनस कोस एक्स से घबराने की जरूरत नहीं है, तो एक अच्छी एक्सप्रेशन होती है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जिसको अच्छे से आती है वो देखते ही बच्चा बता देगा कि इसका आंसर क्या होता है। आप इसमें x को क्या पुट कर दो, टेन थीटा पुट कर दो। x की जगह आप टेन थीटा पुट करोगे तो यहाँ से y = टेन इनवर्स 3, x का मतलब टेन थीटा, x³ का मतलब टेन क्यूब थीटा, और 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये जो अंदर लिखी हुई है ना एक्सप्रेशन, ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये टेन 3 थीटा, 10 से टेन इनवर्स कैंसिल होगा, 3 थीटा आ गया, 3 इंटू थीटा, थीटा का मतलब यहाँ से कितना हो गया, टेन इनवर्स एक्स। तो यानी कि 3 टेन इनवर्स एक्स, मतलब कि फंक्शन जो अपने को इतना बड़ा दे रखा था ना वाई, वो इतना छोटा सा आ गया। बस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट सिंप्लीफाई देन डिफरेंशिएट। अब dy/dx निकाल लो, 3 कांस्टेंट है, टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x²। बस ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये देखो, इस क्वेश्चन में भी यही है, देखो 1 माइनस x²/1 प्लस x², लेकिन इसको सीधा ये मत लिख देना कि ये साइन 2 थीटा होता है, क्योंकि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, आपको पता है ना। पुट कर दो आप x को टेन थीटा, x को टेन थीटा पुट करोगे तो साइन इनवर्स ये बनेगा 1 माइनस टेन² 1 प्लस टेन²। और ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा है कि ये जो एक्सप्रेशन होती है ब्रैकेट वाली, ये कोस 2 थीटा होती है। लेकिन अपने को बाहर अगर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स को आप चेंज नहीं कर सकते, हाँ कोस को चेंज कर सकते हो। अगर आपका मन करे कभी तो कोस को लिख दो साइन, और एंगल को क्या लिख दो, पता है, π/2 माइनस 2 थीटा लिख दो बस। साइन से साइन इनवर्स कट गया तो आंसर आ गया π/2 माइनस 2 थीटा। π/2 तो कांस्टेंट है, 2 इंटू थीटा, थीटा देखो ऊपर से कितना है, टेन इनवर्स एक्स है। तो ये आ गई y की सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब तो dy/dx तो एक ही लाइन का काम है, π/2 का 0 -2/10 इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, ये आंसर आ गया -2/1 प्लस x²। ये मैं लिख देता हूँ, ये चीज़ें अपने डायरेक्ट ध्यान रखना आज के बाद। साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² आ जाए, या कोस इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र आ जाए, या टेन इनवर्स 1 टेन इनवर्स में क्या आएगा आपका 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र। ये तीनों एक्सप्रेशन कभी भी आ जाए तो तीनों का एक ही आंसर है, 2 टेन इनवर्स एक्स। तो कभी मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया ये y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र और प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र। ये क्वेश्चन आ गया और कहे कि dy बाई डी एक्स निकालो, तो फिर आप एक एक में पुट करके थोड़ी देखोगे, आपको पता है कि ये भी 2 टेन इनवर्स एक्स होता है, ये भी 2 टेन इनवर्स एक्स, ये भी, तो टोटल कितना हो गया ये बच्चों 6 टेन इनवर्स एक्स हो गया ये y। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना हो जाएगा 6 बाई 1 प्लस एक्स स्क्र। तो ये तीन एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा काम आएगी, बहुत ही ज़्यादा, इनको याद रख लेना हमेशा। अब ये क्वेश्चन देखो y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स। पेपर में ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जामिनर ये नहीं है कि हमारे से log x का डेरिवेटिव पूछेगा, e की पावर 3x का डेरिवेटिव पूछेगा, वो कॉन्सेप्ट यूज करवाएगा बट थोड़ी सी कैलकुलेशन मिक्स करेगा बाकी दूसरे चैप्टर्स को। तो जैसे ही आपको 2x स्क्र माइनस 1 दिखे ना कहीं पे भी, तो आप फॉर्मूला याद करो एक कोस 2x का। कोस 2x का फॉर्मूला होता है कोस स्क्र एक्स माइनस साइन स्क्र एक्स, या फिर आप इसको बोलते थे 2 कोस स्क्र एक्स माइनस 1, या आप इसको बोलते थे 1 माइनस 2 साइन स्क्र एक्स। यानी कि अब आप इसको कंपेयर करके देखो जरा, 2x स्क्र माइनस 1 और मेरे पास है 2 कोस स्क्र एक्स माइनस 1। तो फर्क क्या है, बस x की जगह यहाँ पे कोस x है, तो आप भी x की जगह कोस x पुट कर दो एक बार। x को यानी कि कोस x का मतलब मेरे कहने का कोस थीटा पुट कर दो। x को कोस थीटा लिखोगे तो y देखो क्या हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये डिनोमिनेटर में क्या बन गया आपका कोस 2 थीटा बन गया। और 1 बाय कोस 2 थीटा क्या होता है सीकेंट 2 थीटा होता है, कोस का रेसिप्रोकल, सीकेंट से सीकेंट इनवर्स कैंसिल हो गया 2 थीटा हो गया। थीटा थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों कोस इनवर्स x, तो y अपना सिंप्लीफाई करके ये आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 2 कोस इनवर्स का डेरिवेटिव याद करो माइनस 1 अपॉन क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये रूट हो जाएगा, तो आंसर आपका बी आ जाएगा। एक क्वेश्चन इसके अंदर ये देख लो, लिमिट का क्वेश्चन है ये। अब आप अपना दिमाग लगाओ कि इसमें क्या करोगे। सबसे पहले अगर मान लो कुछ भी अपने को नहीं आता तो एल हॉस्पिटल लगा दो और एल हॉस्पिटल से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचो नीचे एक्स की पावर 3 है, तो एक बार आप डेरिवेटिव करोगे और ऊपर भी जीरो बना तो नीचे तो एक्स 3x स्क्वायर आएगा, तो नीचे तो जीरो खत्म नहीं हो रहा। इसका मतलब हो सकता है 3 बार अपने को एल हॉस्पिटल लगाना पड़ जाए, बट फिर भी क्वेश्चन लेंथी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन है और यहाँ पे भी साइन है, साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव साइन, मतलब कि क्वेश्चन लेंथी तो बिल्कुल भी नहीं है। 3 बार एल हॉस्पिटल लगाते ही ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा नो डाउट। बट हम चाहते हैं कि कोई दूसरा मेथड भी अपने दिमाग में आए। 2 साइन एक्स है, अब यहाँ देखना साइन 2x का फॉर्मूला लगाओ। साइन 2x क्या होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स है ना, कोस एक्स, और नीचे क्या है आपका एक्स क्यूब। बस अब ये क्वेश्चन हो गया आसान। हाँ ऊपर ले लो कॉमन 2 साइन एक्स, ये बच गया 1 माइनस कोस एक्स और एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब देखो मैंने बताया था ये इसलिए याद होना जरूरी है, जैसे ही आपको ऊपर 1 माइनस कोस एक्स दिखा ना, आपके दिमाग में तुरंत बताएगा आपका दिमाग आपको कि एक्स स्क्वायर आना चाहिए नीचे। एक्स क्यूब है, एक एक्स इसको दे दो, एक एक्स स्क्वायर इसको दे दो। देखो ये चीज़ और ये चीज़ 2, ये होता है 1 और ये कितना होता है 1/2, आंसर आ गया 1। कितनी आसानी से आ जाएगा। बस इसलिए इस चीज़ को हमेशा आपको याद रखना है कि 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और जब लिमिट एक्स गोज टू 0 हो तो इसका आंसर 1/2 होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अभी तक ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे गए हैं, अब की बार आ सकते हैं कि कोट एक्स अपॉन पाई/2 माइनस एक्स। देखो जो थ्योरम होती है ना उनका याद तो सब बच्चों को होती है, बट यूज कैसे करते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे मान लो टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स हो, इसका आंसर आप सब जानते हो कि 1 होता है, बट ये फिक्स नहीं होता कि ये यही एक फॉर्मेट होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि लिमिट जिस नंबर को अप्रोच कर रही है, आप ये मान लो एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू है ये 0, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वही, अगर ये नंबर यहाँ पे है और ये नंबर यहाँ पे है, ये दोनों नंबर होने चाहिए सेम, और ये नंबर जो है ना सेम नंबर, और ये नंबर किसको अप्रोच करना चाहिए बच्चों 0 को अप्रोच करना चाहिए। मतलब 0 का मतलब ये वाली 0। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि लिमिट x गोज टू 3, अब देखना यहाँ पे मैं लिख दूँ टेंजेंट x माइनस 3 और नीचे लिख दूँ x माइनस 3, और अब कहूँ कि इसका आंसर बताओ। तो अब मैंने आपको जो थ्योरम बताई उसका यूज करके देखो। मैंने कहा ये नंबर 0 होना जरूरी नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, बट कंपलसरी क्या है ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, और ये नंबर 0 को अप्रोच करना चाहिए जब x 3 को अप्रोच करता हो। देख लो जब x की वैल्यू 3 होगी तो x माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी बच्चों 0, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस ये बात जरूरी है ध्यान रखना। अब आपको प्रॉपर्टी पता है किसमें
कोट में नहीं पता, कोट में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, 10 में होती है। तो अब आपके दिमाग में तुरंत ये आएगा कि कोट को 10 तो बनाया जा सकता है, कोट को लिख दो टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस एक्स। और अब सोचना जो मैंने बात आपको बताई है क्या वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है क्या? एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा आपका एग्जाम के अंदर। ये है, मैंने कहा था कि ये नंबर जीरो को अप्रोच करना जरूरी नहीं है, किसी को भी अप्रोच कर सकता है। जरूरी ये है कि ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए और ये जीरो को अप्रोच करनी चाहिए जब एक्स पाई बाय 2 को अप्रोच करे। एक्स को जब आप पाई बाय 2 लिखोगे तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 देखो क्या होता है, जीरो, और ये नीचे भी जीरो, तो जीरो अपॉन जीरो, तो आंसर आ गया 1। अच्छा, ऐसे अगर मान लो समझ नहीं आता ये कॉन्सेप्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ तक तो हम पहुंच ही गए, लिमिट एक्स गोज टू पाई बाय 2, कोट को तो आपको 10 में चेंज करना ही करना है। कोट में जो भी एक्सप्रेशन आएगा आप उसको 10 में लिख दो ऐसे करके। अब आप इसमें क्या करते हो, अगर मान लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, पुट कर दिया करो आप, ये जो पाई बाय 2 माइनस एक्स है ना, इसमें कंफ्यूजन होती है, तो आप इसको एक बार के लिए क्या है एच पुट कर दो। अब आप ये सोचो कि पूरा क्वेश्चन, अब जैसे हम ये कहते हैं कि पूरा क्वेश्चन एक्स से खत्म होकर एच में आ गया, तो ये क्या हो गया एच, और ये भी क्या हो गया एच, तो लिमिट भी किस में होगी, एच में होगी। अब ये देखो x की वैल्यू जब पाई बाय 2 होगी, जब x की वैल्यू पाई बाय 2 होगी तो h क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो देखो अब ये वही क्वेश्चन नहीं बन गया क्या कि लिमिट h गोज टू जीरो टेंजेंट h अपॉन h, और ये तो क्या होता है 1। बट मैं कहता हूँ इतना पुट करके देखने के बजाय अब थ्योरम का रियल मीनिंग समझो कि क्या होता है। ये वैल्यू जीरो होनी जरूरी नहीं है, ये दोनों सेम होनी जरूरी है, और ये वैल्यू जीरो को अप्रोच करनी जरूरी है जब x इस वैल्यू को अप्रोच करता है। तो मतलब कि मैं इन जनरल ये सिखा देता हूँ आपको, और ये जितने भी थ्योरम होती है ना लिमिट की, वो सभी के ऊपर अप्लाई होगा जो मैं ये रूल आपको बता रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि एक्स ए को अप्रोच करता है और टेंजेंट एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये फॉर्मेट आपको कहीं दिखाई दे जाए, आंसर कितना होगा 1। आप समझ गए कि ये जीरो है, ये भी जीरो है, दोनों नंबर सेम भी है, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन मैंने ये दिए हैं, ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। कोस वाई की वैल्यू दे रखी है आपको, एक्स इंटू कोस ए प्लस वाई, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। आपको हमेशा एक रूट ये पता होना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अगर आपने डी एक्स बाई डी वाई निकाल दिया, उसका रेसिप्रोकल कर सकते हो ना, आप उसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो अगर मैं सीधा डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो मेरे पास वाई की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ से मुझे नहीं लगता कि वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे हम। वाई की वैल्यू निकालना तो यहाँ से पॉसिबल नहीं है क्योंकि वाई तो इसका एंगल है कोस का। लेकिन एक्स की वैल्यू देखो इंडिपेंडेंटली निकाली जा सकती है, वो क्या हो जाएगी कोस वाई और अपॉन कोस ऑफ ए प्लस वाई। तो मैं ये कहता हूँ दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, आपका क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा, और लास्ट में उसका रेसिप्रोकल कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो बस इस क्वेश्चन में यही एक नई बात थी। तो आपको पेपर में भी ऐसा सोचना है कि नया क्वेश्चन कोई आ जाए कि जहाँ से पूछा आपसे डी वाई बाई डी एक्स गया है, बट आप y की वैल्यू इंडिपेंडेंटली नहीं निकाल सकते, x की वैल्यू निकाल पा रहे हो आसानी से, तो आप डी एक्स बाई डी वाई निकाल लेना और फिर उसको रेसिप्रोकल कर देना बस। अब इसमें कौन सा रूल लगाओगे, देखो यू बाई भी लगाओगे ना। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, आप y की रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो बस इसका नीचे वाले का क्या करते हैं हम स्क्वायर करते हैं और इसको ही लिखते हैं सेम। और फिर कोस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन वाई होता है, और फिर माइनस का साइन लगा के कोस वाई, और कोस का फिर क्या होता है माइनस साइन होता है ना, मैं माइनस माइनस क्या कर रहा हूँ प्लस कर रहा हूँ। और ए प्लस वाई का कितना होगा, ए प्लस वाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में 1 होगा ना, ए का 0 और उसका क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यानी ऊपर क्या बन गया अपना कोस वाई, या ऐसे लिखो इसको कंफ्यूजन से बचने के लिए, मैं ये जो प्लस वाली टर्म है ना ये वाली ये पहले लिख रहा हूँ, साइन ए प्लस वाई इंटू कोस वाई, और माइनस में कोस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। आप ऊपर दिमाग लगा के अच्छे से सोचो कि क्या बन गया, ऊपर वाली आइडेंटिटी क्या बन रही है, ट्रिग्नोमेट्री, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी है ना, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो देखो क्या होता है साइन ए माइनस बी होता है ना, साइन ए माइनस बी होता है ये। बस आंसर ही आ गया, तो y से y कट गया, ऊपर क्या बच गया साइन ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये आपका आ गया सिंप्लीफाइड डी एक्स बाई डी वाई। हमें निकालना डी वाई बाई डी एक्स, रेसिप्रोकल कर दो तो कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक होता है इस तरह के क्वेश्चन, बट आपने कॉन्सेप्ट सीखना है, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और वाई वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे आप, बट एक्स की निकाल पा रहे हो, तो आप एक्स की निकाल के वैल्यू और उसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में कर देना, सिंप्लीफाई करके लास्ट में उसका रेसिप्रोकल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों अभी आपको बताओ कितने मिनट का ब्रेक चाहिए, बच्चे मैसेज करके बताओ, आपका भी डिनर का टाइम हो गया होगा ना। और
पढ़ना है, मैं तो चाहता हूँ कि पढ़ाऊँ आपको और आधा घंटा मतलब ब्रेक, या आधा घंटा सिर्फ और पढ़ना है? हाँ, आधे घंटे का ब्रेक ले लो, है ना? आप डिनर करके फ्री हो जाओ और फिर फ्री होके जब तक पढ़ना चाहो आप तब तक पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि अब अपना पेपर में टाइम लिमिटेड है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो आप बच्चों 8:30 बजे आ जाओ, ठीक है? लीव करे भी ना आ जाना, ताकि फिर टाइम वेस्ट ना हो ना ज्वाइन करने में। म्यूट करके अपने आप को और मस्ती करो थोड़ी देर।